everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है. Welcome to the very first उमंग session of the chapter Gender, Religion and Caste, जिसमें हम जेंडर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. ये वाला एक ऐसा चैप्टर है क्लास 10 का जिसमें बच्चे ना उनको ऐसा लगता है कि ये चैप्टर बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ना ही उन्हें ये समझ आता है कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और ना ही उन्हें ये समझ आता है कि उन क्वेश्चंस के आंसर को लिखना कैसे है. तो इस चैप्टर को हमको दो तरीके से समझना है. पहले तो हमें इसके कॉन्सेप्ट समझने हैं, बड़ा ही आराम और मजेदार तरीके से समझना है चैप्टर बताना क्या चाहता है. और सेकेंड फेज ऑफ द चैप्टर रीडिंग में हमको समझना है कि इस चैप्टर से क्वेश्चंस क्या आएंगे. एक बार आपने क्वेश्चंस कर लिए इस चैप्टर के, फिर चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. यू आर डन विद द चैप्टर. ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना. मैं आपको बताती रहूंगी बीच बीच में कि कौन से चैप्टर का पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं. ध्यान रखना कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किसी नोटबुक के साथ बैठो या एनसीईआरटी के साथ बैठो, जिससे आप वहीं पर मार्क कर पाओ व्हाट पार्ट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट पार्ट इज नॉट. मैं यहाँ पर कोई आलिया भट्ट तो हूँ नहीं कि भाई मुझे ताकते रहो, है ना. तो प्लीज वीडियो को देखते देखते नोट्स बनाते रहो, एटलीस्ट मार्किंग करते रहो अपने एनसीईआरटी में कि कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, है ना. अगर मैं बता रही हूँ यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से आता है तो वहीं पर लिख लो. उस तरीके से आपका जो फर्स्ट फेज ऑफ चैप्टर रीडिंग है वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगा और आउटकम बेस्ड होगा, जिसमें आप पढ़ भी रहे हो और आपको कुछ आउटकम भी निकल रहा है. ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं. फ्रैंकली ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, इसको पढ़ाने में मुझे बड़ा मजा आता है, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी पढ़ाया जाता है वो ऐसी चीजें जो आप अपने जीवन में दिन भर में आसपास देखते ही हो. कोई नई चीज नहीं पढ़ाने वाली हूँ मैं आज के सेशन में. जो भी मैं एग्जाम्पल आपको दूंगी इट इज समथिंग दैट यू मस्ट हैव सीन अराउंड यू, राइट. अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. दिस इज द न्यू वेदांतु 9th and 10th चैनल, जहां पर हम लोग नए वीडियोस ला रहे हैं फॉर क्लास 10. तो अगर आप क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ना चाहते हो, अगर आप क्लास 10 एग्जाम्स में बस क्या ही भयंकर करना चाहते हो, तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशन. एवरी अकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद द डिसीजन टू ट्राई. जीवन में अगर आप कुछ भी किसी भी चीज में सक्सेसफुल होना चाहते हो, कुछ भी पाना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप होता है अटेम्प्ट करना. पता है एक बहुत इंटरेस्टिंग, आई नो मैं चैप्टर शुरू कर देना चाहिए बट मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को कि रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ कि एक बच्चा कह रहा था मुझे ज्वाइन ही नहीं करना, मैं तो पक्का इस रेस में हारूंगा. हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज की थी रेसिंग, तो बच्चा ठीक से दौड़ नहीं पाता था, तो ऐसे कर रहा था. तो उसके पापा ने बहुत मस्त चीज उसको बोली कि बेटा अगर लॉटरी टिकट खरीदोगे ही नहीं तो कभी जीतोगे भी नहीं, है ना. तो इट इज ऑल अबाउट ट्राइंग, इट इज ऑल अबाउट मेकिंग एन अटेम्प्ट. जब तक आप वो नहीं करोगे तब तक जीतने का चांस जीरो ही रहेगा, राइट. तो एनीवेज विद दिस मोटिवेशन, विद दिस ज्ञान, इस पूरे हफ्ते का स्केड्यूल देख लेते हैं. व्हाई यू शुड फॉलो वेदांतु क्लास 9th and 10th चैनल, क्योंकि इस पूरे हफ्ते हम आपके लिए कुछ ऐसे वीडियोस ला रहे हैं, मिड टर्म एग्जाम रिलेटेड वीडियोस ला रहे हैं, जिसको करने के बाद आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप चाहो तो, है ना. तो फॉर एग्जाम्पल मंडे के दिन आज 9 बजे हमारा होगा मिड टर्म पेपर स्पेशल क्विज. तो हमने हिस्ट्री का मिड टर्म का 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए. हम लोग 9 बजे करने वाले हैं मिड टर्म पेपर पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म और जेंडर, रिलीजन, कास्ट. ये वाला जो चैप्टर है, इन तीनों चैप्टर से रिलेटेड जो 20 PYQs है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम इस 9 बजे के सेशन में करने वाले हैं. तो गाइस रात के 9 बजे आ जाना, मैं बता रही हूँ बहुत बढ़िया सेशन होगा, क्विज होगा, है ना. उससे आपको पता भी चलेगा कितनी तैयारी आपके मिड टर्म्स में, कितने पानी में हो, कितना सर जो है पानी के ऊपर है, राइट. ट्यूसडे को हम लोग करने वाले हैं, एक नया हमारा सीरीज शुरू हुआ है. मिड टर्म में ये 5 सवाल जरूर आएंगे. तो ये अलग अलग चैप्टर्स हम कर रहे हैं. कल हम डेवलपमेंट का करेंगे, वेडनेसडे को हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का करेंगे, थर्सडे को हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का करेंगे, फ्राइडे को हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज का करेंगे, सैटरडे को वाटर रिसोर्सेज का करेंगे. इस तरीके से जो भी चैप्टर्स आपके मिड टर्म एग्जाम्स में आ रहे हैं उसके 5 सबसे ज्यादा जरूरी सवाल हम करने वाले हैं. अगर आपने ये 5 सवाल कर लिए और आप एग्जाम देने गए तो 99% प्रोबेबिलिटी है कि उन्हीं 5 सवाल से क्वेश्चंस आएंगे. 1% प्रोबेबिलिटी मैं एमसीक्यू के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली सारे एमसीक्यूज हम इन 5 सवाल में प्रैक्टिस नहीं करा सकते. ठीक है, तो मेक श्योर कोई चैप्टर आपका अगर अच्छी तरह ना हुआ हो या अगर आपको कोई चैप्टर रिवाइज करना हो तो आप ये 5 सवाल वाला सेशन देख लो और सबसे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दैट चैप्टर करके जाओ. उसके अलावा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का जो 1 पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसको हम करेंगे. गाइज एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर आपके मिड टर्म्स में आ रहा है तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, तो उस पर भी मैं वीडियो निकाल लूंगी.
उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, मिड टर्म पेपर लीक्ड एसएसटी। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली आपके मिड टर्म एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो इसको तो जरूर ही कर लेना। एंड देन यू ऑल्सो हैव मिड टर्म मॉक पेपर, ठीक है। तो अलग अलग भयंकर सेशंस आने वाले हैं इस हफ्ते। यू डू नॉट वांट टू मिस इट गाइस, ट्रस्ट मी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ जो भयंकर हमारे चैनल पे आ रहा है, दैट इज झटपट ज्ञान। झटपट ज्ञान आपका सिर्फ जीवन का 5 या 2 से 5 मिनट लेगा और उन 2 से 5 मिनट में आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा देगा इंक्लूडिंग TYQs। तो फॉर एग्जांपल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे मैंने एक झटपट ज्ञान की वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो PYQs पिछले 10 साल में आए हैं वो भी आपको बता दिए हैं, जो MCQs आए हैं वो भी आपको बता दिए हैं और आपको टॉपिक भी समझा दिया है। तो अगर आप ऐसे टॉपिक वाइज 2-2 मिनट मुझे दोगे ना तो बेटा सारा का सारा SST इसी तरीके से 2-2 मिनट में मैं निपटा दूंगी। ट्रस्ट मी, यू डू नॉट वांट टू मिस आउट ऑन दीज वीडियोस। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को थम्स अप देना है। चलो शुरू करें, काफी ज्ञान बांट लिया आज मैंने। शुरुआत करते हैं चैप्टर की, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। हम सिविक्स पढ़ रहे हैं, सिविक्स इज ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, है ना। और पॉलिटिक्स की बात करें तो पॉलिटिक्स कैसे रिलेट करती है इन तीनों चीजों से, कैसे जेंडर को इफेक्ट करती है, कैसे रिलीजन धर्म को करती है, कैसे कास्ट को करती है, वही ये चैप्टर आपको बताता है। ये चैप्टर एक्चुअली 3 अलग अलग चैप्टर्स को साथ में लाके एक चैप्टर बनाया है। 3 अलग अलग टॉपिक्स है, इनसे इंटर रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेंडर, विच इज माई फेवरेट टॉपिक, है ना। Camera is like, it's not my favorite topic. Okay. और जेंडर की अगर हम बात करें तो बच्चों सबसे पहले हमें समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स होता है जिससे आप पैदा होते हो, जिस जेनिटिलिया से, जिस क्रोमोसोम से, जिस बायोलॉजिकल आइडेंटिफायर से आप पैदा होते हो, उसके बेसिस पे डॉक्टर हमको मेल या फीमेल आधारित करता है। दैट इज योर सेक्स, दैट इज हाउ यू आर बोर्न, वो भगवान का दिया हुआ है ना। फिर हम आते हैं जेंडर पे। जेंडर एक ऐसी चीज होती है जो समाज हमको एट्रीब्यूट करता है वंस वी आर डिफाइंड एज मेल एंड फीमेल। एक बार डॉक्टर ने बोला ये फीमेल है तो हम लोग जो है पिंक कलर की ड्रेस लड़की को पहना देते हैं, हम उसके लिए डॉल्स ले आते हैं, हम बोलते हैं बेटा सॉफ्टली बोलो, बेटा इतना तेज अग्रेसिव मत हो, तुम लड़की हो। तो ये सारे रोल्स जो हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज शी हैज बीन डिफाइंड एज फीमेल, उसको हम जेंडर बोलते हैं, ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। आई कुड बी बोर्न एज अ फीमेल बट आई कुड आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ मैन, है ना। बहुत बार होता है, कहते हैं यार मैं फीमेल हूं पर मुझको मेरे अंदर सारी मेन की एट्रीब्यूट्स है, इसीलिए मैं अपने आप को एक आदमी की तरह आइडेंटिफाई करता हूं, ठीक है। तो सेक्स और जेंडर में ये डिफरेंस है, इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का, है ना। बस ये समझना है सेक्स इज समथिंग दैट वी आर बोर्न इन विद, जेंडर कोई ऐसी चीज है जो समाज हमें एट्रीब्यूट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि फार्मर कैसा दिखता है, तो पहले जब आप ड्रॉ करोगे यू विल ऑलवेज ड्रॉ इट एज अ मैन, या फिर अगर मैं कहूँ डॉक्टर तो यूजुअली एज अ मैन, या फिर मैं अगर बोलूँ टीचर यूजुअली एज अ वुमेन, अगर मैं बोलूँ घर की मेड, है ना, जो काम करने आती है, तो यूजुअली एज अ वुमेन। तो इस तरीके से जो हमने डिवीजन किया है बिटवीन मेन एंड वुमेन उसको बोलते हैं जेंडर डिवीजन। अब हमको ऐसा लगता है जेंडर डिवीजन भगवान का दिया हुआ है, हमको ऐसा लगता है कि औरतें जनरली ऑटोमेटिकली और डॉल्स के साथ खेलेंगी और सॉफ्ट रहेंगी और संस्कारी रहेगी क्योंकि भगवान के दिए हुए ये वैल्यूज है। बट ऐसा नहीं है, जो ये जेंडर्ड वैल्यूज है ना, जो बोला जाता है लड़कियां ऐसी है लड़के ऐसे हैं, ये समाज के दिए हुए हैं, ये फिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई फिक्स हो गया अब ऐसा ही करना पड़ेगा, है ना। दे आर नॉट फिक्स्ड, दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस एंड स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब एक ख्याल जो समाज का होगा एक इंसान की तरफ, ठीक है। सो इट इज बेस्ड अपॉन एक्सपेक्टेशन एंड स्टीरियोटाइप। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे जेंडर और पॉलिटिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है। हम एंड देन that's what we're going to read in today's session. Yeah, so let's start. What is sexual division of labor? ठीक है, इसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ हमारे समाज में 2 डिवीजन है, पब्लिक एंड प्राइवेट। सुना होगा पब्लिक में ये मत करो, प्राइवेट में करो, ये प्राइवेट की बातें हैं पब्लिक की नहीं, है ना। व्हाट इज दिस डिवीजन? अगर घर का कोई काम होता है
है ना। घर की देवी किसको माना जाता है? औरत को माना जाता है। अगर घर में खाना बनना है, अगर गेस्ट आ रहे हैं तो उनका पूरा ख्याल रखना है, माँ बाप का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, घर के डोमेन में जो भी होता है उसको औरत की जिम्मेदारी मानी जाती है। दैट इज द प्राइवेट डोमेन। पर अगर वही काम जो औरत घर पे कर रही है वो मर्द बाहर करे, है ना, और पैसे लेके करे, दैट इज द पब्लिक डोमेन। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कुकिंग, अगर मैं घर में खाना बना रही हूँ अपने बच्चे के लिए, तो ऐसा नहीं है दाल चावल दूंगी और कहूंगी चलो बच्चों 200 रुपए निकालो, मैंने अपना काम किया। बट अगर वही दाल चावल कोई बाहर बना रहा है, यूजुअली अ मैन, है ना, उसको शेफ बुलाया जाता है, उसको रिकग्निशन दी जाती है और उसको पैसा भी दिया जाता है फॉर द वर्क दैट ही डज। तो हमारे सोसाइटी में देयर इज अ सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर, जहां पर वुमेन आर कंसिडर्ड टू बी समवन जो घर के अंदर काम करेगी, जो प्राइवेट डोमेन में काम करेगी, एंड मेन आर सपोज टू बी परफॉर्मिंग द वर्क इन द पब्लिक डोमेन, जिसके बदले उनको पैसा भी मिलता है। अब ऐसा नहीं है कि मर्द जो है घर का काम नहीं कर सकते। अगर बाहर दाल चावल बना सकते हो पैसों के लिए तो घर पे भी बना सकते हो, लेकिन वो नहीं बनाते क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये है कि मैन विल नॉट डू द वर्क ऑफ द हाउस होल्ड, इट इज द वुमेन्स वर्क, इट इज द औरत का काम होता है घर का काम करना, राइट। इट इज नॉट दैट men cannot do housework, they simply think that it is for women to do these things। सोचा जा सकता है कि भाई कुकिंग और क्लीनिंग आदमी क्यों नहीं कर सकते, रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, right? So what is the sexual division of labor? A system in which all the work that is done in the home or organized in the home is either done by the woman or it is organized by them through domestic helpers। अब आप कहोगे मैम हमारे घर में तो सब बड़े फॉरवर्ड थिंकिंग वाले हैं, हमारे यहाँ हमारी मम्मी हमारी बहन कोई घर का काम नहीं करती, है ना। बट बेटा अगर घर में कोई गेस्ट आ गया तो घर में क्या बनना है, किस तरीके से दिवाली में घर की सजावट होनी है, पूजा का क्या सामान आना है, ये सब आपकी मम्मी ही ऑर्गेनाइज कर रही होंगी। हो सकता है डोमेस्टिक हेल्पर से करे। आज भी अगर मैं ऑफिस में हूँ और मेरे हस्बैंड जो है घर पे है और नौकर आ जाता है कि भाई क्या बनाए, तो मुझको फोन आ जाता है उसी टाइम की क्या बनाए, फ्रिज में क्या है, क्या करे, क्योंकि उनको खुद अकल नहीं है कि भाई क्या बनवाना है खाने में। तो दैट इज द सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, कि ऑन द बेसिस ऑफ वर्क घर का काम यूजुअली औरत को दिया जाता है, बाहर का काम यूजुअली आदमियों को दिया जाता है। डज दैट मीन वुमेन डोंट गो आउट टू वर्क? काम ही नहीं करती, घर के अंदर ही रहती है, घर की लक्ष्मी घर में रहेंगी हमेशा? नहीं, है ना। औरतें बाहर का काम भी करती है। गांव में फॉर एग्जांपल पानी लेने जाना है, फायरवुड लेने जाना है, फील्ड में काम करना है, औरतें बहुत पहले से करती आई हैं। वैसे ही अर्बन एरियाज में वुमेन वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर्स। आजकल मैं मिडिल क्लास जो औरतें हैं वो भी बाहर जाके ऑफिस में काम करती हैं, है ना। तो धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही है, बाहर का काम कर रही है। बट इसमें नुकसान पता है क्या हुआ है? नुकसान ये है कि औरतों ने घर के बाहर स्टेप आउट तो कर लिया है, हम घर के बाहर काम तो हमने करना शुरू कर दिया है, लेकिन घर का काम भी आज हमें करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड समथिंग कॉल्ड डबल बर्डन ऑफ वर्क, है ना। अब पहले हमें काम नहीं करने दिया जाता था बाहर, तो हमने लड़ाई की हमें बाहर काम करना है, हमें पैसे कमाना, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। प्रॉब्लम ये हो गई अब हमें बाहर का काम भी करना पड़ता है। एक्सपेक्टेशन ये है कि हम पैसे भी कमाएं और ये भी एक्सपेक्टेशन है कि हम घर संभालें, हम वंडर वुमेन बन जाए, है ना। बच्चे संभाल रहे हैं, घर संभाल रहे हैं, बाहर का काम कर रहे हैं, ओ व्हाट अ वुमन, ओ व्हाट अ प्रेशियस वुमन। इस तरीके का इमेज आ गया है आजकल औरतों का, है ना, दैट वुमेन हैव टू डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, है ना। अब प्रॉब्लम ये नहीं है बच्चों की औरत जो है घर का काम कर रही है। मैं पहले बता दूं मुझे किसी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि औरतें जो है घर का काम कर रही है। प्रॉब्लम है कि जो घर पे वो काम करती है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता। आज अगर कोई बोले कि आई एम अ हाउसवाइफ तो उसको माना जाता है वो शी डज नॉट डू एनी वर्क, घर पे बैठी रहती है। या अगर कोई ऑफिस का काम कर रहा है तो उसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उतना ही काम करे जितना उसका मेल काउंटर पार्ट कर रहा है ना। एक एग्जांपल मैं हमारे ऑफिस से ही देती हूँ, वेदांतु ऑफिस से कुलदीप सर है और मैं हूँ, है ना। हम दोनों एक ही लेवल पे, वो भी पढ़ाते हैं मैं भी पढ़ाती हूँ, है ना। बट ऐसा एक दिन हुआ था जिसमें उन्होंने बहुत सारे घंटे पढ़ा दिए थे और मैं नहीं पढ़ा पाई थी। अब क्वेश्चन उठा भाई क्यों नहीं पढ़ा पाए? बेटा अगर आप ऑब्जेक्टिवली सोचो तो हाँ भाई हमें इक्वल पढ़ाना चाहिए, बट अगर आप सोचो कि भाई मेरे जो 10 काम है वो शायद उनकी वाइफ कर रही है जो मैं यहाँ इस घर में कर रही हूँ, चाहे वो खाना बनाने का हो, चाहे वो बच्चा देखने का हो, चाहे वो घर संभालने का हो, चाहे वो जो गेस्ट आ रहे थे उनके लिए तैयारी करने का हो। द पॉइंट इज कि वर्क दैट द वुमेन डज इन द हाउस वो इनविजिबल हो जाता है, उसको रिकग्नाइज नहीं किया जाता, एंड दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम, राइट।
अब व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर? औरतों को इतने सालों से जो घर में रखा गया था उसका रिजल्ट क्या है? सो जो औरत और आदमी की पॉपुलेशन 50-50% है, इट इज 50-50%, लेकिन डिस्पाइट दैट वुमेन इन पब्लिक लाइफ बहुत ज्यादा मिनिस्क्यूल पार्टिसिपेशन है। पॉलिटिक्स में देखो तो बहुत कम औरतें आपको दिखती है, इवन टॉप सीईओज के लिस्ट में देखो तो बहुत कम हमें औरतें दिखती है। द रीजन फॉर दैट इज फॉर अ लॉन्ग टाइम वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पब्लिक अफेयर्स। बहुत लंबे टाइम तक औरतों को राइट टू वोट नहीं दिया गया था, बहुत टाइम तक औरतों को एक्टिव सिटीजन्स भी नहीं समझा गया था। अगर आपको हिस्ट्री आपको थोड़ी बहुत याद है अपनी, है ना, बहुत टाइम तक तो ऐसा लगता था कि औरतें जो है बच्चों जैसी है, उनके पास दिमाग नहीं है, उनको राइट टू वोट नहीं देना चाहिए। इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स जो है समाज में काफी घूमते थे। तो इस पॉइंट पे आता है आपका फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर कुछ औरतें और मेन, बोथ मेन एंड वुमेन, टॉक अबाउट इक्वालिटी ऑफ राइट्स। दे टॉक अबाउट किस तरीके से हमें औरतों के लिए एक लीगल स्टेटस और पॉलिटिकल स्टेटस इंप्रूव करना चाहिए, जिससे उनको और एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज मिले। कुछ फेमिनिस्ट थोड़े रैडिकल है, वो बोलते हैं कि देखो पब्लिक लाइफ में इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, घर में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर आज मैं खाना पका रही हूँ तो कल मेरे पति को खाना पकाना चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी, राइट? एंड दैट इज व्हाट फेमिनिज्म मीन्स। अब बहुत लोग फेमिनिज्म को गलत मानते हैं। बहुत लोग पता है क्या बोलते हैं? अच्छा तुम फेमिनिस्ट हो तो मैं देखो ये 100 केजी उठा रहा हूं, तुम भी 100 केजी उठाओ। अच्छा तुम फेमिनिस्ट हो तो क्यों टाइटैनिक डूब रही थी तो औरतों और बच्चों को पहले जो है जाने दिया? ऐसे लोग होते हैं ना, बेकार की बकवास करते हैं। तो गाइज लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फेमिनिज्म इज अबाउट इक्वालिटी, बट इट डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी। फेमिनिज्म मतलब इक्वल रिस्पेक्ट देनी चाहिए फॉर द वर्क दैट मेन एंड वुमेन डू। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आदमी बाहर काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, औरत जो है घर का काम कर रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि जब औरत घर का काम करती है तो ना उसके काम की वैल्यू की जाती है, ना उसको पे तो रिकग्नाइज तो किया ही नहीं जाता, और ना पेमेंट है, कुछ नहीं है। She is nothing, she is invisible, and that is the problem that feminists have कि इक्वालिटी ऑफ वर्क करो, है ना, या वैल्यू दो उस काम की जो औरत घर पे इनविजिबल होके कर रही है। ठीक है, दैट इज फेमिनिज्म। ऑफ कोर्स अगर आपको गाड़ी का डोर खोलना है, खोलो भाई, हमारे लिए हम खुश हैं, हम इक्वालिटी उसमें नहीं मांग रहे हैं। हम इक्वालिटी, जब हम द वर्ड इक्वालिटी इज बीइंग यूज्ड, इट इज सेड कि अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी हो। रोको मत औरत को कुछ करने से, अगर वो करना चाहती है तो, है ना। अगर घर का काम करना चाहती है उसको वैल्यू करो, राइट? एनीवेज ज्यादा इमोशनल हो गए हम, ऑलराइट, ठीक है। तो फेमिनिस्ट जो है वो क्या क्या चीजें मांगते हैं? पहला वो मांगते हैं कि औरतों के लिए एक पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस स्ट्रांग होना चाहिए। दे शुड हैव वोटिंग राइट्स, दे शुड इंप्रूव एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटीज। रैडिकल मूवमेंट्स जो है, जो रैडिकल वुमेन मूवमेंट्स है, वो इक्वालिटी ऑफ इन फैमिली लाइफ भी मांगती है कि फैमिली लाइफ में भी पति और पत्नी में समानता होनी चाहिए। ठीक है, ऑफ कोर्स थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, है ना। अब हम देखते हैं कि औरतें जो है पब्लिक लाइफ में काफी आ रही है, फेमिनिज्म के वजह से ही, है ना। इस पूरे मूवमेंट के वजह से ही आज औरतें टीचर्स है, डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इसरो साइंटिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर्स है, राइट। तो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द फाइट दैट वुमेन हैव डन इन द पास्ट। ठीक है, पर फिर भी हमें काफी इंप्रूव करना है। अगर हम पब्लिक अफेयर्स के पार्टिसिपेशन की बात करें, इंडिया अभी भी लैग्स बिहाइंड, है ना। हमसे काफी ज्यादा देश आगे हैं, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज, जैसे स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे। इन देशों में क्योंकि लिटरेसी लेवल हाई है, क्योंकि यहाँ का समाज ऐसा है जो थोड़ा सा औरतों को इक्वल मानता है हिस्टोरिकली भी, है ना, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लोग कॉन्शियस है। दैट इज वाई वी हैव सीन दैट वुमेन इन कंट्रीज में वुमेन ज्यादा पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना। ज्यादा जो है दे आर मच अहेड दैन वुमेन इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। तो वी ऑल्सो हैव टू इम्प्रूव अ लॉट, राइट। प्रॉब्लम ये भी है कि हमारी समाज जो है पेट्रियार्कल सोसाइटी है, पितृसत्ता समाज है। पेट्रियार्की क्या होता है? पेट्रियार्की एक ऐसा समाज होता है जहां पर पितृ, दैट इज द फादर और द ब्रदर और द सन, ये जो आदमी होते हैं घर के, वो जो है दे आर कंसिडर्ड टू बी द हेड ऑफ द फैमिली। अगर आप पॉलिटिक्स की बात करो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट लीडरशिप रोल की बात करो, यूजुअली आदमी को, पितृ को, पिता को या आदमी को उस रोल पे रखा जाता है। दैट इज अ पेट्रियार्कल सोसाइटी वेयर द प्राइमरी एंड डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी इज हेल्ड बाय मेन। ठीक है, तो हम पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। अब मुझे पता है यहाँ काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे, लड़के होंगे जो स्कॉफ कर होंगे, वापस से आ गई यही सब बातें, औरतें पीछे हैं। हमें तो नहीं दिखती औरतें कहीं पर भी पीछे। हमारे क्लास में तो सर जो है लड़कियों को ज्यादा अच्छे मार्क्स देता है हमसे, है ना। मुझे पता है ऐसे बच्चे हैं, मेरी क्लास में ऐसे बच्चे बोलते थे। तो अब हम डेटा पे आते हैं। डेटा डज नॉट लाई, है ना, फैक्ट्स डोंट लाई।
So we are going to look at data that proves that even today, despite itna advancement in our country, women still lag behind men. पहला है एजुकेशन. अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, लिटरेसी रेट मतलब टू नो हाउ टू रीड एंड राइट. अगर आप अपना नाम लिखना जानते हो तो आपको लिटरेट माना जाता है. तो उतना बेसिक लिटरेसी लेवल की अगर हम बात करें तो मेन का परसेंटेज है 76%, वेल वुमेन का परसेंटेज है 54%. लड़कियों को जो है मोस्टली स्कूल में दाखिला कराया ही नहीं जाता, और अगर दाखिला कराया भी जाता है तो उनको हायर एजुकेशन के लिए नहीं भेजा जाता. 10th के बाद ही उनको स्कूल से निकाल के या तो उनकी शादी कर दी जाती है, या फिर उनको जो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखे, वो कुछ नौकरी करे, घर में पैसा कमाए, है ना. अच्छा, यूजुअली ये गरीब परिवारों में होता है क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पैसा जो है लिमिटेड होता है. तो सोचते यार इस पैसे में अपने लड़के को पढ़ा लिखा देते हैं, वो परिवार का उद्धार करेगा. लड़कियों को क्या है, वो तो किसी और परिवार में जाके उनकी हो जाएगी, है ना. दैट इज द मेंटालिटी इन आवर कंट्री एंड दैट इज व्हाई लिटरेसी लेवल फॉर वुमेन इज लो. जॉब्स की अगर हम बात करें तो आज भी हमारे यहाँ द प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन हाईली पेड एंड हाईली स्किल्ड वर्क इज लेस. इसके दो मेन रीजंस है. पहला, औरतों को पढ़ाया ही नहीं जाता. अब भाई पढ़ोगे नहीं तो आपको हाईली स्किल्ड और हाईली पेड जॉब्स कैसे मिलेंगी, है ना. सो दैट इज वन प्रॉब्लम, दैट दे आर नॉट यूजुअली एजुकेटेड दैट मच, है ना. दूसरा प्रॉब्लम है, डिस्पाइट हैविंग इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट. अकॉर्डिंग टू द इक्वल रेम्यूमरेशन एक्ट ऑफ 1917, आदमी और औरत को सेम पेमेंट मिलना चाहिए फॉर द सेम वर्क दैट दे डू. अगर आज मैं 10 घंटे काम कर रही हूँ, कुलदीप सर 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी सेम होनी चाहिए. बट उसके बावजूद आज भी बहुत सारे फैक्ट्रीज में, सिनेमा में, है ना, बहुत सारे सेक्टर्स में वुमेन आर पेड लेस देन मेन. व्हाई? क्योंकि मेंटालिटी ये है कि आदमी तो घर के लिए कमा रहा है, औरत जो है हॉबी की तरह कमा रही है. अगर औरत कमा रही है तो वो घर थोड़ी ना चला रही है, वो तो अपने पति के इनकम को सप्लीमेंट कर रही है ना, मतलब एडिशन कर रही है ना. तो आई रिमेंबर जब व्हेन आई हैड जॉइन जॉब, मेरे मदर इन लॉ ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बोला था. उन्होंने कहा अच्छा हाँ अच्छी बात है, तुम्हारा टाइम पास भी हो जाएगा, थोड़ी पॉकेट मनी भी हो जाएगी. एंड समझ लो, एंड वो मजाक में बोला था बिकॉज ऐसे लोग बोलते हैं, लाइक दैट इज अ नॉर्मल थिंग टू थिंक. पीपल थिंक ओ ये तो ऐसे ही कमा रही है मजे के लिए. एनीवेज, अपने पास आ जाती हूँ मैं. तो हाँ ठीक है, सो दैट इज वन प्रॉब्लम. अच्छा, ऐसा नहीं है, अगेन व्हेन आई से दैट वुमेन आर यू नो डोंट डू वर्क, वुमेन आर स्टिल डूइंग हाउस वर्क जिसको वैल्यू नहीं किया जाता. On an average, Indian woman works 1 hour more than an average man every day. एक इंडियन औरत 1 घंटा ज्यादा काम करती है हर दिन. प्रॉब्लम ये है उस काम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता, वैल्यू नहीं दी जाती. ठीक है गाइज, आई नो कि काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैम कुछ चीजें समझ आ रही है, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही है. जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर इन योर हेड. ठीक है. तीसरा पॉइंट है, हमारे देश में होता है प्रेफरेंस ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स. इन आवर कंट्री इंडियन पेरेंट्स यूजुअली प्रेफर बॉयज ओवर गर्ल्स. बहुत सारे स्टेट्स जैसे हरियाणा, पंजाब में तो जो घर के पीछे ग्रेवयार्ड्स बने हैं जहाँ पर छोटी छोटी लड़कियों का अबॉर्शन करके, है ना, पेट में ही मार देते हैं बच्चों और वहीं पर दफना देते हैं. राइट. तो सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन काफी हमारे देश में होता है, जहां पर लड़की अगर पता चलता है कि लड़की होने वाली है तो उसको मार देते हैं. ठीक है. सो एज कंपेयर टू 1000 बॉयज वी हैव मेयरली 914 गर्ल्स. राइट. तो आप देख सकते हो कुछ एरियाज में तो बिलो 800 है, 800 से भी कम है. इतना ज्यादा सेक्स सिलेक्टिव एबॉर्शन होता है. राइट. नेक्स्ट इज क्राइम अगेंस्ट वुमेन. एक औरत होना इस देश में आसान नहीं है. औरतों को बहुत क्राइम सहना पड़ता है, नॉट जस्ट ऑन द रोड कि भाई सड़क पे मत जाओ तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा, वो नहीं, घर के अंदर भी दे आर नॉट सेफ. दे फेस सम ऑफ द अदर डोमेस्टिक वायलेंस ईदर फ्रॉम द फादर या चाचा या मामा या जो भी आदमी घर पे रहते हैं उनके थ्रू उनको एक हैरेसमेंट झेलना पड़ता है. 3 तरीके के हैरेसमेंट्स यूजुअली वुमेन फेस. दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस जो घर के अंदर वायलेंस होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट, वर्बल हैरेसमेंट. अब आप कहोगे मैम हमारे घर में ऐसा नहीं होता, हम बड़े अच्छे घर से आते हैं, तो आप बहुत लकी हो. ट्रस्ट मी, आप एक माइनॉरिटी में हो. आज भी इट इज सेड कि 1 out of every 5 वुमेन हैज बीन वर्बली या सेक्सुअली अब्यूज्ड. तो ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये काफी ज्यादा कंसर्निंग है. वर्बली मतलब जब आपको मुंह से, शब्दों से अब्यूज किया जाता है.
ठीक है, चलो अब हम आते हैं सोल्यूशन पे। अब आप कहोगे मैम बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग सेशन है ना, औरतों के साथ काफी बुरा होता है, इसका कोई सोल्यूशन है? तो बहुत सारे फेमिनिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि टुडे अगर हमें औरतों को लिबरेट करना है, फ्री करना है, इंडिपेंडेंट करना है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि हम उनकी बहुमत बढ़ाएं। हम इम्पोर्टेंट है कि हम उनको पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करें। They argue that unless women control power, their problems will not get adequate attention. More women are needed as elected representatives. जैसे आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में कि औरतों को कम न्यूट्रिशन मिलता है ना। अगर घर में 5 रोटी बन रही है तो 4 रोटी आदमी को दी जाती है और बच्चों को दी जाती है, और आधी या 1 रोटी औरत खाती है ना। दे आर गिवन लेस फूड, तो लेस न्यूट्रिशन इज अ बिग प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है, और क्योंकि औरत समझेगी इसीलिए वो उसके लिए लॉ लाएगी, उसके लिए पॉलिसीज लाएगी। जब तक वुमेन डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे नहीं होंगी तब तक जो है वो अपने पूरे वुमेन का इंप्रूवमेंट नहीं कर सकती, है ना। दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडे। इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी गिव पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, पर इसके सामने हमारे आज भी बहुत चैलेंजेस है ना। प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन द लेजिस्लेचर इज लो। 2014 की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन था, वो था 12% का। सोचो 12%, 12 आउट ऑफ 100, 12%, राइट। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज इवन लेस देन 5%। बल्कि अगर हम इंडिया की बात करें तो हम वर्ल्ड में सबसे लोएस्ट है व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन। कैबिनेट भी हमारे यहाँ यूजुअली ऑल मेन होती है। एक बेचारी निर्मला सीतारमन है हमारे कैबिनेट में, बट नो वन लाइक्स हर, बट दैट इज नॉट हर फॉल्ट आई गेस। बजट कैसा भी निकालो, कोई ना कोई लोग होंगे जो नफरत करेंगे। बट वुमेन इंडिया की अगर हम बात करें, वी आर एट अ वेरी लो पोजीशन। तो इस ग्राफ को याद रखो, एसएसटी में जो भी ग्राफ्स है, पिक्चर्स है, वो सब आपको अच्छी तरीके से करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट ऑन एन एवरेज हमारा वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज 10.8%, विच इज वेरी लो। यूएस अमेरिका का भी अच्छा नहीं है, अमेरिका और यूरोप वगैरह का भी, उनका भी 22-20% है। सोचो 50% जनता में सिर्फ 20% औरतें हैं जहां पर जो पॉलिटिकल पब्लिक अफेयर्स में काम करती है ना। दैट इज वेरी लो। बट जो नॉर्डिक कंट्रीज है, जैसे आपका स्वीडन, नॉर्वे, जैसा भी मैंने आपको दिखाया था, वो कंट्रीज हो गई, तो देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन गोज अप टू 42%। तो एक बार इस ग्राफ में एमसीक्यू भी आया था आपके बोर्ड एग्जाम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जिसने इस ग्राफ को ध्यान से पढ़ा कि नॉर्डिक कंट्री सबसे टॉप पे है, इंडिया सबसे बॉटम पे है, वो इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाया। ठीक है, अच्छा, अब हम क्या कैसे कर सकते हैं, व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम ऑफ वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन? हम रिजर्वेशन कर सकते हैं। We can make it legally binding to have certain seats in the legislature reserved for women. अब पता है इसके अगेंस्ट बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन क्यों? रिजर्वेशन इसीलिए बेटा जो गिर गया है, जिसको तुमने ढकेला है जमीन पर इतने सालों से, अब उनकी मदद नहीं करोगे, अब इक्वालिटी करोगे, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, है ना। रिजर्वेशन तो दोगे ना तुम। पर एक और आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अगर हमने रिजर्वेशन दे भी दिया, है ना, वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, तो जो औरतें उनको कंट्रोल तो उनके पति या पिता ही करेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुम औरत को तो तुमने बिठा दिया, बट एक्चुअल डिसीजन मेकिंग लड़का ले रहा है। तो इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि ठीक है, हो सकता है कि शुरू में ऐसा हो, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा वेयर वुमेन आर एम्पावर्ड देमसेल्व्स, उनमें इतनी शक्ति आ जाएगी, वो अपने डिसीजंस खुद ले पाएंगे, है ना। वो अपने जो प्रॉब्लम्स है, अपनी जो इश्यूज है, जो औरतों की इश्यूज है, उसको नेशनल लेवल तक ला पाएंगे और उसके सोल्यूशंस निकाल पाएंगे, राइट। सो फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। हमारे जो लोकल बॉडीज है उसमें 1/3 सीट्स आर ऑलरेडी रिजर्व फॉर वुमेन, है ना। जो लोकल बॉडीज है उसमें 1/3 सीट्स पहले से रिजर्व है वुमेन के लिए। अब वुमेन रिजर्वेशन बिल भी पास हुआ है, जो आपकी बुक में नहीं है, बट आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द वुमेन रिजर्वेशन बिल ऑफ 2023 देयर इज रिजर्वेशन 1/3 सीट्स ऑफ आर रिजर्व फॉर वुमेन इन स्टेट लेजिस्लेचर एंड नेशनल लेजिस्लेचर, ऑल्दो वो 10 साल बाद इम्प्लीमेंट होगा, है ना। फॉर इट टू गेट इम्प्लीमेंटेड और 10 साल लगेंगे, बट 10 साल में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि यू नेवर नो व्हाट विल हैपन, बट एनीवेज दैट इज समथिंग दैट वी कैन डू, है ना। रिजर्वेशन इज अ गुड सोल्यूशन।
ठीक है, तो ये था आपका जेंडर वाला पार्ट। इसमें यूजुअली क्वेश्चन आता है कि वुमेन लैग बिहाइंड मेन इन सेवरल वेज, इस पे कमेंट करो, या वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जहां पर वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है, इस पे कमेंट करो। तो इसमें आप यही सारे पॉइंट्स लिखोगे कि किस तरीके से वुमेन लैग बिहाइंड मेन इन लिटरेसी रेट, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस होता है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट के बावजूद वुमेन आर नॉट पेड इक्वल टू मेन, वुमेन को डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, वर्बल हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बहुत कम है हमारे देश में। ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। या फिर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वुमेन का पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कैसे वुमेन को एम्पावर करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन कैन कम इन दिस वे, या फिर यू कैन गेट एमसीक्यूज। सो लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। ये वाला क्वेश्चन गलत था तो इसको हटा रही हूं। अगला, a woman or a man who believes in equal rights and opportunities for men and women, select the correct option of the definition. तो जो equal rights को believe करता है उसको हम क्या बोलते हैं? Feminist. We call that person as a feminist. Women's movement has argued that dash of all religion discriminate against women. तो ये पार्ट मैं बताना भूल गई। फैमिली लॉज, औरतें ये बोलती है कि चाहे आप कोई भी धर्म ले लो, है ना, चाहे आप ऑल्दो ये हम अगले पार्ट में भी करेंगे, चाहे आप हिंदू धर्म ले लो, इस्लामिक धर्म ले लो, हर धर्म में जो फैमिली लॉज है, जो उनके परिवार के लॉज है, जो हर धर्म का अलग होता है, उसमें औरतों को डिस्क्रिमिनेट ही किया जाता है, राइट? चलो, फैमिली लॉज डील विद डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ऑल ऑफ द अबव। Right, so these were the 3 fun questions we did. अब आपके homework questions. What is the result of political expression of gender division? क्योंकि अब हम जेंडर डिवीजन को पॉलिटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब हम मेल और इस पूरे जेंडर डिवीजन को पॉलिटिक्स में इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? Indian society is of which type? Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। Welcome to the second उमंग session of the chapter Gender, Religion and Caste. ये आपके क्लास 10 का चौथा चैप्टर है सिविक्स का, एंड आई नो ये काफी ज्यादा पेंडिंग हो गया। पहला पार्ट जो है 1 हफ्ते पहले आया था एंड थोड़ा टाइम लग गया दूसरा पार्ट बनाने के लिए, बट ट्रस्ट मी इतना बढ़िया पढ़ाऊंगी, इट विल बी वर्थ इट। पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कैसे जेंडर और पॉलिटिक्स जो है साथ में एक दूसरे के एसोसिएट करते हैं। समाज में जेंडर प्रॉब्लम एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है, जो आई थिंक आजकल न्यूज़ में हम सब पढ़ भी रहे हैं, है ना, कि जेंडर कितना ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ सकता है। जेंडर जो हमारे डिवीजन है हमारी सोसाइटी में, उसकी वजह से वुमेन को कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, नॉट जस्ट विद इन द हाउस होल्ड बट ऑल्सो इन देयर वर्क प्लेस, राइट? एंड उससे आई मीन किस तरीके से अगर वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होगा यू नो नेशनल लेवल पे, तो कितने ज़्यादा सोल्यूशंस निकल सकते हैं वुमेन रिलेटेड इश्यूज पे। तो हमने जेंडर का एस्पेक्ट पढ़ा व्हेन इट कम्स टू सिविक्स, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स। आज हम लोग रिलीजन का एस्पेक्ट पढ़ने वाले हैं कि कैसे धर्म जो समाज का एक पार्ट है, जो समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है, वो कैसे हमारे पॉलिटिक्स को डिफाइन करती है। वीडियो को एंड तक देखना, इसको हम बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे, जिसके बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु न्यू 9th और 10th चैनल में आपके लिए आते रहेंगे लेटेस्ट एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियोस ऑफ क्लास 10। यू डोंट वांट टू मिस इट, सो सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा काफ़ी सारे मिड टर्म रिलेटेड वीडियोस भी चैनल पे आ रहे हैं, जैसे झटपट ज्ञान हो गया, यहाँ पर हम कोई भी कॉन्सेप्ट को 5 मिनट के अंदर कराते हैं, इंक्लूडिंग PYQs ऑफ दैट टॉपिक, राइट? जेंडर, रिलीजन, कास्ट का L1 ऑलरेडी चैनल पे है, नहीं देखा है तो देख लेना। लेट्स बिगिन। एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज समथिंग गुड इन एवरी डे। वाओ, व्हाट अ कोट। तो पिछले सेशन में मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी दिए थे, है ना, उसको एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन? जब जेंडर डिवीजन को हम पॉलिटिकली एक्सप्रेस करते हैं, उसको पॉलिटिक्स में लाके उसके बारे में बात करते हैं। इट हैज हेल्प्ड इंप्रूव वुमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ, बिल्कुल सही। इट हैज प्रोवाइडेड अ सुपीरियर स्टेटस टू वुमेन। आई थिंक आज तो कोई नहीं कहेगा कि वुमेन को सुपीरियर स्टेटस हमारे देश में या फिर दुनिया में भी कहीं भी मिलता है ना? अनफॉर्चुनेटली नो, द पोजिशन रिमेन्स द सेम, नन ऑफ द अबव। बल्कि जेंडर जब पॉलिटिक्स में आता है, इट इज अ गुड थिंग कि हम जेंडर डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं पॉलिटिकली। हम जेंडर के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं, बिकॉज दैट मीन्स वुमेन का डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव हो रहा है इन द पब्लिक स्फीयर, है ना? दे आर मोर एंड मोर वुमेन विल बिकम पॉलिटिकल लीडर्स। गिव मी 1 सेकेंड। बाहर से काफ़ी आवाज़ आ रहा था। ओके, माइक काफ़ी उलझा हुआ है ना? जैसे ओ हो, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? ओके,
इंडियन सोसाइटी इज ऑफ विच टाइप? इंडियन सोसाइटी किस टाइप की है? पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जहां पर मोस्ट ऑफ द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द हस्बैंड या फिर द फादर। ठीक है, ओनली 1% गेव द होमवर्क आंसर, आई डोंट नो व्हाई। क्या हो गया गाइस, होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देने आपको? हाँ, तो वी हैव Bavis Gamer. Thank you Bavis Gamer to give the homework question का answer in the comment section. So sweet of you. बाकी सारे बच्चे प्लीज यार इतना डिमोटिवेट मत करो, पढ़ाने बंद कर दूंगी फिर मैं YouTube पे, है ना? थोड़ा आंसर्स दे दिया करो होमवर्क के इन द कमेंट सेक्शन। चलो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोना डिस्कस और टॉक मिक्स होके टॉकस बन गया। टुडे वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग अबाउट रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। बहुत ध्यान से सुनना, हर एक टर्म को ध्यान से समझने वाले हैं। रिलीजन, धर्म एक ऐसी चीज है जो किसी के आइडेंटिटी के बहुत ज्यादा क्लोज है। किसी भी इंसान को हम उसके धर्म से अलग नहीं कर सकते, और इंडिया जैसे कंट्री में तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, है ना? अब जिस तरीके से जेंडर डिफरेंसेस नॉर्मली इतनी बात नहीं होती पॉलिटिक्स में, उसके बारे में अगर कोई भयंकर केस हो गया, जैसे आजकल जो कलकत्ता का केस चल रहा है, उसमें तब सडनली एवरीवन इज लाइक जेंडर, हाँ हमारा वुमेन आर नॉट प्रोटेक्टेड, समथिंग दैट ऑल ऑफ अस ऑलरेडी नो, राइट? उसके बारे में पॉलिटिक्स में इतनी बात नहीं होती, बट रिलीजन काफी ज्यादा पॉलिटिकली एक्सप्रेस किया जाता है हर इलेक्शंस में, जब भी कोई मंत्री जो है कोई स्पीच देता है ना? पहला क्वेश्चन आता है, कैन पॉलिटिक्स बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन? क्या धर्म एक ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए कि आप अपने चार दीवारी में करो, है ना? और बाहर पॉलिटिक्स में, पब्लिक स्फीयर में आपका धर्म क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू शुड बी धर्मलेस, यू शुड बी रिलीजियस, रिलीजियस लेस इन द पब्लिक स्फीयर। तो यहाँ पर गांधी जी ने बोला था दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने ये बोला कि देखो, ना ही वो अलग हम कर सकते हैं, क्योंकि एक इंसान की आइडेंटिटी से उसका धर्म इतना जुड़ा हुआ है कि वो घर से बाहर निकलेगा तब भी वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ही निकलेगा, है ना? वो एक नॉन रिलीजियस पर्सन घर से बाहर नहीं निकल सकता। बट गांधी जी का ये भी मानना था दैट वी शुड नॉट इवन ट्राई टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ऐसा क्यों है? क्योंकि पहला मतलब उनका ये मतलब था कि रिलीजन के जो मॉरल वैल्यूज है दैट कैन बी द गाइडिंग वैल्यूज फॉर पॉलिटिक्स। रिलीजन में कि हर रिलीजन के कुछ एथिक्स होते हैं कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें बाकी लोगों के हित में काम करना चाहिए, वी शुड बी गुड पीपल। हर धर्म के कुछ बेसिक एथिक्स होते हैं दैट कैन बी द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ पॉलिटिक्स, है ना? तो उनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स कैन बी गाइडेड बाय द एथिक्स ऑफ रिलीजन। ऑफ कोर्स गांधी जी अगर आज जिंदा होते और देख रहे होते कि देश में क्या क्या चल रहा है, तो शायद कहते हैं मार ही दो मुझे, है ना? एनीवे, सेकंड अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हमारे देश में कोई या किसी दुनिया में किसी भी देश में जब भी कोई रिलीजियस डिफरेंसेस होते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा दबता कौन है? मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप जो होता है, कम्युनलिज्म में अभी आगे समझाऊंगी, पर मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप टू एनी काइंड ऑफ रिलीजियस हेट्रेड इज माइनॉरिटी, है ना? जब भी दो रिलीजियस ग्रुप्स में लड़ाई होती है उसको बोलते हैं कम्युनल राइट्स। जब भी रिलीजियस लाइंस पे लड़ाई होती है उसको बोलते हैं कम्युनल। टर्म क्या दिया जाता है? कम्युनल। ठीक है, तो जब भी कम्युनल राइट्स होते हैं, जब भी जो है दो धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ होती है, जो रिलीजियस माइनॉरिटी होती है देश का, वो सबसे ज्यादा पिसता है ना? इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी देश में जो सरकार है वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का स्पेशल ध्यान रखे, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे। तीसरा पॉइंट है कि जो विमेन है, फॉर ऑल रिलीजन्स वुमेन आर्ग्यू कि चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, हर धर्म के जो फैमिली लॉज होते हैं, फैमिली लॉज अलग अलग होते हैं सारे धर्मों के। फैमिली लॉज मतलब जिसमें मैरिज, इनहेरिटेंस, ये एडॉप्शन, ये जो फैमिली रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ये फैमिली लॉ के अंदर आता है, और हर धर्म का फैमिली लॉ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर वुमेन्स मूवमेंट ये बोलता है कि आप कोई भी धर्म उठा लो, हर धर्म में वुमेन का शोषण किया जाता है, हर धर्म में जो है वुमेन को इंफीरियर माना जाता है टू मेन, एंड हर धर्म में जो फैमिली लॉज होते हैं दे डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, है ना? व्हेन इवन लेट इट बी प्रॉपर्टी, कि भाई हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी 2004 तक वुमेन वर नॉट अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी अनलेस पापा जो है लिख के जाए, ओनली मेन वर अलाउड टू इनहेरिट प्रॉपर्टी। तो फैमिली लॉज इस तरीके से ऐसे रहे हैं जिसमें जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है इनहेरेंट रहा है, राइट? तो वुमेन हैव डिमांडेड कि फैमिली लॉज को बदला जाए, रिलीजियस लॉज को बदला जाए, जिससे वुमेन गेट इक्वल राइट्स। फैमिली लॉज होते हैं मैरिज, डिवोर्स, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, इस टाइप के रिलेटेड जो लॉज होते हैं, राइट? ऑलराइट,
Now all these instances involve a relationship between religion and politics. ये सारे instances आपको थोड़ा धर्म और politics का एक मेल दिखाता है. Is it good या is it dangerous? Now guys, ideas, ideals and values, तो जैसे गांधी जी ने बोला कि धर्म को आप अलग नहीं कर सकते पॉलिटिक्स से. जो आप एथिक्स और आइडियाज धर्म से सीखते हो वो आप यूज कर सकते हो टू एक्सप्रेस, टू गाइड यू इन पॉलिटिक्स, है ना. ऑब्वियसली ऐसा होता नहीं है बट यूज कर सकते हो. दूसरा है कि देखो, एक धर्म को एक इंसान की आइडेंटिटी से आप अलग नहीं कर सकते. पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर रिलीजियस सेंटिमेंट्स, देयर डिमांड्स इन अ रिलीजियस कम्युनिटी इन द पब्लिक स्फीयर, है ना. बट इट इज इंपॉर्टेंट कि जो लोग पॉलिटिकल पावर में है, जिनके पास पावर है, वो लोग धर्म का गलत इस्तेमाल ना करें, वो धर्म का मिसयूज ना करें. जब ये गंदी सी मिक्सचर हो जाता है ना धर्म और पॉलिटिक्स का, तब जो है रायट्स होते हैं, तब जो है लड़ाई झगड़ा होता है. और इस पॉइंट से हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, दैट इज कम्युनलिज्म, है ना. अभी तक हमने अलग अलग इंस्टेंसेस देखे अबाउट रिलीजन एंड पॉलिटिक्स मिक्सिंग टुगेदर. अब हम बात करेंगे जब ये गंदी खिचड़ी होती है रिलीजन और पॉलिटिक्स की, तो क्या इमर्ज होके आता है. तो व्हाट इमर्जेस इज कम्युनलिज्म. कम्युनलिज्म का मतलब क्या होता है? कम्युनलिज्म होता है द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन. जब कुछ लोगों को लगने लगता है कि हमारा राष्ट्र शुड बी डिफाइंड बाय द रिलीजन ऑफ द पीपल. और बहुत सारे राष्ट्र ऐसे है भी, है ना. जैसे सऊदी अरेबिया, इट इज एन इस्लामिक कंट्री. दुबई, इट्स एन इस्लामिक कंट्री. जब पूरे राष्ट्र को एक धर्म से आप डिफाइन करने लगते हो, वो कम्युनलिज्म हो जाता है, राइट. द प्रॉब्लम हैपेंस व्हेन वन रिलीजन एंड इट्स फॉलोअर्स इज पिटेड अगेंस्ट अदर. आप हिंदू हो, वो मुस्लिम है, वो क्रिश्चियन है, अच्छी बात है. बट अब वो आप सोचने लग जाओ मेरा धर्म जो है तुम लोगों के धर्म से ज्यादा ऊपर है, तुम अपना धर्म सेलिब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारा धर्म झूठा है, तुम्हारे कोई भगवान ही नहीं है, जो भगवान है वो मेरे ही है. जब आपका ऐसा माइंडसेट होने लगता है तो उसको हम बोलते हैं कम्युनलिज्म. So this happens when beliefs of one religion is presented as superior to other religions. जब एक धर्म के beliefs को हम बाकी धर्मों से superior मानने लगते हैं, जब one religious group are formed in opposition to other, है ना. जब कोई religious groups जो है फॉर्म होते हैं कि भाई हम लोग जो है हिंदू है, हम बाकी धर्मों को, या क्रिश्चियन है, हम जो भी है, हम बाकी धर्मों को जो है दबा के ही उठेंगे, राइट. और ऐसा धर्म ये भी सोचने लगता है दैट वी शुड टेक हेल्प ऑफ द स्टेट पावर टू डोमिनेट ओवर अदर रिलीजन्स, कि हमें स्टेट पावर हमारे हाथ में होनी चाहिए. इंडिया जो है बिल्कुल सुरभि रिलीजन का होना चाहिए, सिर्फ सुरभि रिलीजन फॉलो करने वालों को ही सरकार में होना चाहिए. जब ये माइंडसेट आने लगता है, ऐसे माइंडसेट को क्या बोलते हैं? कम्युनल माइंडसेट. Clear? Communal politics is based on the idea that religion is the principal basis of social community. Communalism वो होता है जब किसी भी समाज में आप धर्म को ही उसका डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हो. जब आप किसी इंसान से मिलते हो, आप ये नहीं देखते कि भाई उसकी इंटेलिजेंस क्या है, उसकी पढ़ाई क्या है, नहीं. आप ये देखते हो कि उसका धर्म क्या है. आपको लगता है कि एक इंसान सिर्फ उसके धर्म से ही डिफाइंड है और सारे धर्म के लोग एक ही तरीके के होते हैं, तब दैट इज अ कम्युनल माइंडसेट. ठीक है. तो कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म वो एक ऐसा इंसान होता है जिसे लगता है कि फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी. तुम इस धर्म के हो तो तुम सब एक जैसे हो, एक ही थैले के चट्टे पट्टे हो. दूसरा, देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम. ओ तुम मुस्लिम हो, अच्छा तो फिर तुम टेररिस्ट ही हो गए. आई एम जस्ट सेइंग दिस एज एन एग्जांपल, जो प्रेजुडिसेस है दुनिया में, राइट. ओ तुम सिख हो, ओ फिर तुम ऐसे ही हो गए. समझ लो, व्हेन यू थिंक कि एक रिलीजियस कम्युनिटी का एक ही तरीके का इंटरेस्ट होता है, राइट. Any difference that they may have is irrelevant or trivial for community life. अगर कुछ differences है भी education में, रहन सहन में, region में, तो इसका कोई relevance नहीं है, वो important नहीं है. क्या important है? कि वो इस धर्म के हैं. अगर वो इस धर्म के हैं तो इस तरीके के लोग हैं, वो चोर है, वो चक्के हैं, वो whatever है, वो आपका prejudice है, right? It also follows that people who follow different religion cannot belong to the same social community. Communal mindset के लोग ये भी मानते हैं कि अगर आप एक धर्म के हो तो आप एक कम्युनिटी में रह सकते हो, पर अलग अलग धर्म के लोग कभी भी एक साथ एक कम्युनिटी में नहीं रह सकते. If the followers of different religion have some commonalities,
दे आर सुपरफिशियल एंड इममटीरियल। अगर मैं हिंदू हूं तो मुस्लिम हो, हम दोनों ही 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, तो ये सुपरफिशियल कॉमनैलिटी है। एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक ही कॉलेज से पढ़े हैं, नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं हिंदू और तुम मुस्लिम हो, वो हमें डिफरेंशिएट करता है। अब आप कहोगे मैम ये सब रटना है क्या? नहीं बेटा, बस पढ़ना है। क्वेश्चन पता है कैसे आते हैं एग्जाम में? एग्जाम में आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर फीचर्स ऑफ अ कम्युनल माइंडसेट, है ना? तो उसमें इस टाइप के जो है आपको ऑप्शंस आएंगे, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कम्युनलिज्म, जो इंसान कम्युनल होता है उसकी सोच विचार कैसी होती है, राइट? Their interests are bound to be different and involve a conflict. The communal mindset वाला इंसान हमेशा ये सोचेगा कि मैं हिंदू हूँ, तुम क्रिश्चियन हो, हमारे बीच में हमेशा भेदभाव रहेगा क्योंकि हम अलग अलग धर्म के हैं, नो मैटर हमारे बीच में कितने कॉमनैलिटीज है, ठीक है? दैट इज योर कम्युनल माइंडसेट। ऑलराइट, नाउ गाइज ऑब्वियसली आप लोग मानोगे कि इस तरीके का जो बिलीफ है वो फंडामेंटली फ्लॉड है। फंडामेंटली फ्लॉड मतलब बोलने में ही आपको लगेगा क्या बकवास चल रही है ना? इसमें बहुत गलती है। हम खुद के एक्सपीरियंस से ये बोल सकते हैं। जस्ट बिकॉज पीपल बिलोंग टू द सेम रिलीजन डज नॉट मीन दैट दे हैव द सेम इंटरेस्ट। आज मैं हिंदू हूँ, आप हिंदू हो, लेकिन हो सकता है कि आप जो कुछ और ही जीवन में चाहते हो, आपको लगता है अरेंज मैरिज इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है ट्रेडिशंस इंपॉर्टेंट है, मैं अलग ही टाइप की लड़की हूँ, हमारे बीच में इतना डिफरेंस, हम लड़ते हैं जब भी मिलते हैं, है ना? डजंट मीन एक ही धर्म के है तो भाई सब कुछ हमारा एक साथ मिलेगा, राइट? तो पीपल ऑफ वन रिलीजन डू नॉट हैव द सेम इंटरेस्ट एंड एस्पिरेशंस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट, राइट? दूसरा है, एक कम्युनिटी में भी काफी सारी वॉइसेस होती है। जैसे हिंदू कम्युनिटी में आप देख लो, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, सनातन जो एक धर्म को एक तरीके से फॉलो करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, लड़कियों को जो है सर झुका के चलना चाहिए। और वही हिंदुओं में कुछ ऐसा ग्रुप होगा जो प्रोग्रेसिव होगा, जो कहेगा कि नहीं, है ना, धर्म हमारा लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट हमारी मर्जी, हम उसको कैसे फॉलो करें, लड़कियों को आगे बढ़ना है तो बढ़ना चाहिए, राइट? तो यू हैव डिफरेंट वॉइसेज एंड डिफरेंट ओपिनियंस विद इन द सेम रिलीजियस ग्रुप, राइट? देयरफॉर एनी अटेम्प्ट, कोई अटेम्प्ट अगर आप करोगे कि जस्ट बिकॉज हम एक धर्म के, हम एक जैसे हैं, तो दैट इज फंडामेंटली फ्लॉड, है ना? एंड अगर आप ये कर रहे हो कि हम एक धर्म के हैं, एक जैसे हैं, दैट मीन्स आप किसी और कम्युनिटी को दबाना चाहते हो, इसीलिए इस तरीके की बातें कर रहे हो। आपके पास बहुत टाइम है जीवन में, पढ़ लो। ओके, नाउ क्वेश्चन एग्जाम में यहां से क्या आता है? क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू या तो आ सकता है उसी टाइप का कि गांधी जी का क्या व्यू था रिलीजन और पॉलिटिक्स को लेके। एमसीक्यूज आ सकते हैं शुरू वाले पार्ट से। मेजर क्वेश्चन जो इस पार्ट से आता है वो ये आता है कि कम्युनलिज्म जो है पॉलिटिक्स में क्या क्या अलग अलग फॉर्म्स लेता है, व्हाट डिफरेंट फॉर्म्स डज कम्युनलिज्म टेक इन पॉलिटिक्स। तो सबसे कॉमन फॉर्म जो है इज एवरीडे बिलीफ्स, एंड दिस इज समथिंग जो हम सब ने जो है नोटिस किया होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मूवी आई थी माई नेम इज खान, एक मूवी आई थी माई नेम इज, वाओ, आपको आवाज आ रही है ना? ये है मेरा जीवन। एक मूवी होती है माई नेम इज खान। तो उस मूवी में अगर आपने देखा होगा तो वो मुस्लिम होता है ना, जो शाहरुख खान, ऑब्वियसली ही इज हिमसेल्फ अ मुस्लिम, बट मूवी में भी ही प्लेज अ मुस्लिम। और आई थिंक 9/11 अटैक्स होते हैं अमेरिका के, जिसके बाद हुएवर इज अ मुस्लिम उसको जो है सस्पिशियसली देखा जाता है, उसको टेररिस्ट माना जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो सस्पिशियसली एक्ट करते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है जब आप एक कम्युनिटी के लोग को एक तरीके से, एक नजरिए से देखते हो। ओ ये सारी लड़कियां ये मैथ्स में वीक है, स्टीरियोटाइप। ओ ये मुस्लिम्स है, ये ऑफ कोर्स इन लोग टेररिस्ट के साथ इनके कुछ लिंक्स हैं, है ना, स्टीरियोटाइप, राइट? ओ ये वाले जो है यूपी के हिंदू है, ये तो पक्का से लड़कियों को छेड़ते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टीरियोटाइप, मैं नहीं ये सब मानती, मैंने जो सुना है मैं आपको बता रही हूँ। तो ये स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस के फॉर्मेट में जो हमारे बिलीफ सामने आते हैं वो होता है, दैट इज वन फॉर्म इन विच कम्युनलिज्म टेक प्लेस इन कम्स आउट इन पब्लिक लाइफ। और इसको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं, इन सब चीज़ों को हम सुनते भी है पर इग्नोर करते हैं। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। दिस इज लाइक, मैं बहुत ही एक हाई लेवल, हाई क्लास दिवाली पार्टी में गई थी, काफ़ी रिच, अमीर, एजुकेटेड, अलग लेवल एजुकेटेड लोग जो है खड़े हुए थे। और कुछ बातें हो रही थी अमेरिका के बारे में कि कुछ ये लोग अमेरिका गए थे, तो बोलते हैं कि यार ये जो है ना अमेरिका में जो सारे जो अफ्रीकन अमेरिकन है, ब्लैक्स है, बहुत ज़्यादा क्राइम करते हैं, बहुत, ये मतलब व्हाट इज दैट? दैट इज नथिंग बट अ स्टीरियोटाइप, है ना? यू कैन नॉट जज एन एंटायर कम्युनिटी बेस्ड ऑन एक्टिविटीज ऑफ 2-3 पीपल,
ठीक है, तो एनीवेज आगे बढ़ते हुए दूसरा है अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी. ओके, गुस्सा आ रही है. ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी. जिसका एक कम्युनल माइंडसेट है उसको हमेशा ये लगेगा कि उसका जो धर्म है वो बाकी धर्मों से बहुत ज्यादा सुपीरियर है ना. उसको लगेगा कि मेरा धर्म ही मेजॉरिटी कम्युनिटी है, इसलिए बाकी कम्युनिटीज को मैं सप्रेस करूं. Right? So for those belonging to the majority community, this takes a form of majoritarian dominance. हम majority में हमारा चलेगा, हम मेजोरिटी में है इसलिए तुमको हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारा धर्म फॉलो करो, नहीं तो चुपचाप अपने घर में रहो. राइट? पर बहुत बार माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी ये आता है ना, कि भाई हम माइनॉरिटी में है, हमें अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा, हमारा कुछ यहाँ बन नहीं रहा है, हमें अलग देश दो. इस तरीके का भी माइंडसेट आता है माइनॉरिटी कम्युनिटी में भी. दैट इज ऑल्सो अ कम्युनल माइंडसेट. राइट? तीसरा है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइंस इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म इन पब्लिक लाइफ. राइट? यहाँ पर कभी कभी आप देखोगे इलेक्शंस में जो आपके पॉलिटिकल लीडर्स है वो रिलीजियस सिंबल्स यूज करेंगे, टोपी पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, मस्जिद चले जाएंगे, रिलीजन के बेसिस पे हेट स्पीच करेंगे कि हमें वोट नहीं किया तो ये तुम उस वाले धर्म की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, उनको वोट किया तो ये लोग तुमको मार डालेंगे. तो जब आप इन रिलीजियस लाइंस पे काफी ज्यादा मोबिलाइजेशन करते हो, दैट इज अ वे ऑफ गेटिंग इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम योर वोटर्स, है ना. और उस तरीके से भी कम्युनल माइंडसेट पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है. राइट? फोर्थ इज समटाइम्स कम्युनलिज्म टेक इट्स अगली फॉर्म थ्रू वायलेंस, रायट्स एंड मैसेकर. कभी कभी कम्युनलिज्म एक बहुत अगली फॉर्म भी लेता है रायट्स, वायलेंस और मैसेकर के फॉर्मेट में, है ना. फॉर एग्जाम्पल दो धर्मों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि आपस में एक दूसरे को काट देते हैं. सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो गाइस इंडिया का पार्टीशन है इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. जब दो धर्मों के बीच में इतना रिजेंटमेंट बढ़ गया था कि मुस्लिम्स ने बोला कि वी वांट अ सेपरेट नेशन एंड पाकिस्तान फॉर्म हुआ. राइट? वैसे ही आजकल भी गुजरात राइट्स हो गए, यूपी में बहुत सारे जो राइट्स होते हैं उसमें यही होता है, जब रिजेंटमेंट दो धर्मों में इतना बढ़ जाता है कि काट वाट लेते हैं एक दूसरे को. दैट इज ऑल्सो द वर्स्ट फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म दैट टेक्स प्लेस थ्रू लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस. ठीक है? अब जो बच्चे या फिर जिन बच्चों के घर में शायद या आसपास आपने ऐसी बातें सुनी होंगी कि यार हिंदू मेजॉरिटी देश है हम, अगर दुबई और ये इस्लामिक कंट्री है, अगर वो बुद्धिस्ट कंट्री है, तो हम क्यों नहीं हिंदू कंट्री बने, हमें भी हिंदू कंट्री बनना चाहिए, हम हिंदू में मेजॉरिटी में है. तो बेटा पहली बात तो ये कि इंडिया में जितनी डाइवर्सिटी ऑफ धर्म है, रिलीजन्स है, वो दुनिया में किसी भी देश में नहीं है. तो एज अ कंट्री अगर हम इस तरीके का कम्युनल माइंडसेट रखेंगे या फिर अपने संविधान को बदल देंगे अकॉर्डिंग टू वन रिलीजन, देन इट विल नॉट बी गुड फॉर द एंटायर कंट्री, है ना. मतलब इट विल लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट और इतना ज्यादा वॉर और लड़ाई और झगड़ा होने लगेगा, ना आप खुशी रहोगे ना माइनॉरिटी कम्युनिटी खुश रहेगी. क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ये बात जानते थे. वो जानते थे कि हमारा देश एक ऐसा यूनिक देश होगा जहाँ इतने सारे धर्मों के लोग रहेंगे. वो ये चाहते थे कि हमारे देश में कभी भी किसी भी धर्म को अनसेफ ना लगे, है ना. जैसे आजकल बांग्लादेश में हो रहा है ना, हिंदूज को वहाँ काफी अनसेफ लग रहा है. राइट? तो दैट इज वाई आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट वांट इंडिया में एनी मेंबर फील्स लाइक दैट, एंड दैट इज वाई वी एडॉप्टेड द टर्म सेक्युलर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सेक्युलर क्या होता है? The makers of our constitution was aware of the challenges of communalism. That is why they chose the model of the secular state. The choice was reflected in several constitutional provisions. दूसरा क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आता है is how is India a secular state? What are the constitutional provisions that defines India as a secular state? तो संविधान में हमारे क्या क्या provisions है जिसके वजह से इंडिया as a secular country डिफाइन किया जाता है. राइट? तो यहाँ पर आप बोलोगे कि अनलाइक द स्टेटस ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, इस्लाम इन पाकिस्तान, क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया है. हमारा संविधान ये नहीं बोलता कि इंडिया इज अ हिंदू कंट्री या मुस्लिम कंट्री या खरबूजा कंट्री. हमारा देश इज अ सेक्युलर कंट्री. आर कंट्री इज अ सेक्युलर नेशन, है ना. हमारे यहाँ the constitution provides to all individuals and communities
freedom to profess, practice and propagate any religion that they want to follow. आपकी मर्जी है, आज आपको हिंदू धर्म प्रैक्टिस करना है, मुस्लिम धर्म प्रैक्टिस करना है, कोई भी धर्म प्रैक्टिस नहीं करना। आप जो एथीस्ट होना चाहते हो, है ना, सुरभि मैम को सिर्फ फॉलो करना चाहते हो, मर्जी कर सकते हो, सेक्युलर नेशन में रहते हो, इसीलिए आपके पास ये फ्रीडम है। दूसरा, कोई भी धर्म के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि भाई आप ये सुरभि रिलीजन के हो, अब तो भाई तुमको हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे, नौकरी नहीं देंगे हम तुम्हें। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। ठीक है। तीसरा है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन रिलीजियस कम्युनिटीज। तो हमारे यहाँ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आज अगर आपको तिलक लगाना है, हिजाब लगाना है, पर्दा करना है, पूजा करनी है, नवरात्रि का बाहर प्रोसेशन लगाना है, आप कर सकते हो। आपको जैसे अपना धर्म प्रैक्टिस करना है आप कर सकते हो, बट कल को आप ये थोड़ी ना कह सकते हो कि मेरे धर्म के अंदर छोटे बच्चों को काट के उनकी स्किन खाना है फॉर लाइवली स्किन एंड यूथफुल ग्लो, नहीं कह सकते ना, दैट गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर अगर आप धर्म के नाम पे अपने धर्म के औरतों को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, दैट ऑल्सो गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे सिचुएशन में जब किसी भी धर्म में इनइक्वालिटी होती है या कोई भी धर्म संविधान के अगेंस्ट जाता है, तब सरकार इंटरवीन कर सकती है, तब सरकार इंटरफियर कर सकती है इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि धर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के हिसाब चले। तो ऐसा कभी किया है? हाँ किया है ना। हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी होती थी, छुआछूत होता था, बट उसको जो है संविधान ने हटाया, उसको बैन किया, प्रोहिबिट किया। वैसे ही इस्लाम में ट्रिपल तलाक चलता था, ट्रिपल तलाक चलता था कि कोई भी आदमी अपनी बीवी को 3 बार तलाक बोलेगा, तलाक हो जाएगा। दिस वाज, एंड वुमेन डिड नॉट हैव दैट पावर, है ना। एंड ऑब्वियसली दिस वाज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको जो है बैन किया गया, है ना। तो बहुत बार सरकार इस तरीके से इंटरवीन करती है कॉन्स्टिट्यूशन में, धर्म में, टू एंश्योर कि धर्म के अंदर इक्वालिटी हो, धर्म जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। ठीक है, ऑलराइट। नाउ क्वेश्चन एग्जाम में क्या आता है? सेक्युलरिज्म इज नॉट जस्ट एन आइडियोलॉजी ऑफ सम पार्टीज और पर्सन्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द फाउंडेशंस ऑफ आवर कंट्री। कॉमेंट या फिर इलैबोरेट, है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको वही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिखते हैं कि हमारे देश का सेक्युलरिज्म एक फंडामेंटल प्रोविजन इसीलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है दैट एस्टैब्लिशेस सेक्युलरिज्म एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेनेट ऑफ आवर डेमोक्रेसी। फिर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हो। ऑलराइट, गिव मी 1 सेकेंड गाइस। ऑलराइट, तो गाइज बाहर बहुत आवाज़ थी। कभी कभी ना क्या होता है, आप ऐसे देश में भी रहते हो जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं और ऐसे परिवार में भी रहते हो जहाँ अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। तो एनीवेज मैं बाहर ऐसे खटखट करके बता रही थी कि बहुत शोर हो रहा है, क्लास हो नहीं पा रही है। चलो आगे बढ़ते हुए, communalism should not only be seen as a threat to some people in India, it is a threat to the very idea of India। जब हम communalism की बात करते हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे कि भाई किसी एक धर्म को ही डेंजर है, नहीं। जब communalism किसी देश में स्प्रेड करने लगता है, फैलने लगता है, तो वो पूरे देश के आइडिया के अगेंस्ट होता है। इंडिया इज ऑल अबाउट ऑल रिलीजन्स बीइंग रिस्पेक्टेड। अगर इंडिया ये नहीं है, अगर इंडिया में ऐसा ना हो तो फ्रैंकली हम इंडिया नहीं रहेंगे, है ना। देन वी विल बी अ कंट्री दैट इज वेरी डिफरेंट देन ऑल ऑफ अस थिंक अबाउट, राइट। चलो, बट फिर भी ऑफ कोर्स कम्युनलिज्म देश में होता है ना। हम परफेक्ट नहीं है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका दिमाग कम्युनल माइंडसेट होगा। हमारे यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ऐसी होंगी जो रिलीजन के बेसिस पे जो है वोट लेती है, रिलीजन को इमोशन बना के जो है लोगों को प्रोवोक करती है और उनसे जो है वोट्स लेती है। तो हमको क्या करना चाहिए? पहले तो एवरीडे लाइफ में जो स्टीरियोटाइप्स है, जो प्रेजुडिसेस है, उसके अगेंस्ट हमें खड़ा होना चाहिए, राइट। रिलीजियस बेस्ड मोबिलाइजेशन नीड्स टू बी काउंटर्ड इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में इस तरीके का मोबिलाइजेशन होगा उसे बंद करना चाहिए। अब वो कैसे बंद हो सकता है? देखो यार, पॉलिटिकल पार्टीज विल ऑलवेज वांट टू विन इलेक्शंस। तो देखेंगे कि क्या मैं धर्म के बेसिस पे इलेक्शन जीत सकता हूँ, तो वो जीत जाएंगे, है ना। पर हम एज सिटीजन्स वी नीड टू मेक श्योर कि हम इन धर्म बेस्ड प्रोमिसेस पे वोट ना करें, डेवलपमेंट के बेसिस पे वोट करें, नेशन के बेसिस पे वोट करें, है ना। तो दैट इज वन वे टू कॉम्बैट कम्युनलिज्म, राइट। ओ चैप्टर इतना ही था, खत्म,
है ना। तो अभी इतना ही है गाइज, अगले सेशन में आई गेस आपको यहाँ पर समझ आ गया हमने क्या पढ़ा। मेजर 2 क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं इस पार्ट से, इस पहला, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में क्या क्या अलग फॉर्म्स ऑफ कम्युनलिज्म है जो देखा जाता है। सेकेंड, सेक्युलरिज्म जो है, इट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश का फाउंडेशन है, ऐसा क्यों है, इसको इलैबोरेट करो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है सेक्युलरिज्म के, उसको बताओ, ठीक है। तो इन दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मोस्टली एग्जाम में आते हैं, बाकी एमसीक्यूज आते हैं, है ना, इस टाइप के कि गांधी जी, रिलीजन, यू नो, और वो एमसीक्यूज हम प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर दैट यू कम फॉर द सिविक्स वाला, जब भी हम एमसीक्यू करते हैं तो उसके लिए आना। But these are the kind of questions you get. All right, now before I tell you the homework question of the day, and please इस बार तो homework question के जवाब दे देना. Guys, today is the last day for the freedom sale, है ना। इंडिपेंडेंस डे था आपका कल, उसके वजह से 3 दिन का हमने फ्रीडम सेल रखा था। आकार बैच जिसमें हम सारे यूट्यूब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं, मैं आपको एसएसटी पढ़ाती हूँ, कुलदीप सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, अभिषेक सर आपको फिजिक्स पढ़ाते हैं, निकिता मैम केमिस्ट्री पढ़ाती है, खुशबू मैम जो है आपको बायो पढ़ाती है, वी ऑल्सो हैव एन इंग्लिश टीचर जो आपको इंग्लिश पढ़ाती है बहुत बढ़िया तरीके से। द एंटायर थिंग विल बी अवेलेबल टू यू एट, नहीं इतना ज्यादा प्राइस नहीं होगा, प्राइस कम हो गया है टू जस्ट 999 रुपीज। पूरे साल का सिलेबस आपको कराया जाएगा। अगर अभी तक क्लास 10 में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप सोच रहे हैं थोड़ी और हेल्प मिल जाए, ट्यूशन जाना बड़ा दूर है, ट्यूशन बहुत महंगा है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर है आपके लिए, जहां पर एक पूरे साल के लिए जो है हम आपको कोर्स दे रहे हैं जस्ट फॉर 999 रुपीज, जहां पर ऑल यू हैव टू डू इज यू नो गेट द कोर्स। हम आपको नोट्स देंगे, हम आपको होमवर्क क्वेश्चंस देंगे, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे, हम क्लास में चैप्टर एक्सप्लेनेशन करेंगे, हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देंगे, हम आपको रेफरेंस बुक्स तक देंगे। ये सारी चीजें अवेलेबल है इन दी आकार कोर्स। आज आखिरी दिन है गाइस, इसके बाद इतना कम ये आपको कोर्स नहीं मिलेगा इतना कम में। तो इफ यू आर समवन जो क्लास 10 में फोड़ना चाहते हो, आज चाहते हो एक अच्छी स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ में पढ़ाई करूं, है ना, हमसे आप पढ़ना चाहते हो, तो मेक श्योर दैट यू जॉइन दिस कोर्स। ऑलराइट, चैप्टर ओवर। ऑलराइट, लेट्स लुक एट होमवर्क क्वेश्चंस। Women in different parts of the world organized themselves and agitated for equal rights. Women's movement aimed at equality in personal and family life as well. 2023 का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा ओवरथिंक करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन विच कंट्री। हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू द थर्ड एंड द फाइनल उमंग सेशन ऑफ द चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं अबाउट कास्ट एंड पॉलिटिक्स। पहले 2 पार्ट्स में हमने पढ़ा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में जब जेंडर जो है पॉलिटिक्स में मिलता है तो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग। जब हम जेंडर डिफरेंसेस की बात पब्लिक स्फीयर में करते हैं, पॉलिटिक्स में करते हैं, तो पॉजिटिव है। जब हम वुमेन रिजर्वेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव है। व्हाई? क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन अगर होगा तभी वुमेन इश्यूज के ऊपर बात उठेगी, तभी जो है वुमेन जो इतना अंडर रिप्रेजेंटेड है पॉलिटिकल स्फीयर में, उनके बारे में उनको डिसीजन मेकिंग पावर उनके हाथ में आएगी। देन वी लुक एट रिलीजन, कैसे रिलीजन और पॉलिटिक्स की जो खिचड़ी है वो खराब हो सकती है, वो नेगेटिव हो सकती है, स्पेशली अगर जो किसी भी देश का रिलीजन है वो स्टेट पावर को यूज करके बाकी धर्मों को डोमिनेट करे, है ना, कम्युनलिज्म माइंडसेट रखे, तो वो खिचड़ी काफी ज्यादा खराब बन सकती है। अब हम तीसरे पॉइंट पे आ सकते हैं जो फ्रैंकली बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, एंड दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। हाउ डज कास्ट एंड पॉलिटिक्स मिक्स विद ईच अदर? क्या कास्ट को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, क्या पॉलिटिक्स को कास्ट में होना चाहिए, वो पूरी खिचड़ी में आपको समझाने वाली हूँ। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेदांतु 9th और 10th चैनल एक नया 9th और 10th चैनल है जहाँ पर हम शुरू से क्लास 10 की वीडियोस डाल रहे हैं एंड रेगुलरली डालते रहेंगे। सीबीएसई रिलेटेड चाहे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियोस हो, हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेगी। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। उसके अलावा मिड टर्म रिलेटेड काफी सारे सेशंस चैनल पे आ रहे हैं, जैसे झटपट ज्ञान, उमंग सेशंस। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब सो दैट ऐसे सेशंस आपके मिस ना हो जाए। लेट्स स्टार्ट विद सम मोटिवेशन।
We shall see better days soon and our progress will be greatly accelerated if male education is persuaded side by side with female education. 1947 में या उससे पहले कही गई बी आर अम्बेडकर की बात आज भी सच है, आज भी रेलेवेंट है कि अगर हम औरतों को पढ़ाएंगे विद मेन तो सोसाइटी काफी बदल जाएगी. पता है, आई ऑल्सो ट्रूली एग्री, बट आई थिंक बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है अबाउट हाउ वी आर ब्रिंगिंग अप द मेन ऑफ आर सोसाइटी एज वेल, है ना. सिर्फ औरतों को ऑब्वियसली पढ़ा लिखा के और डॉक्टर बनाना काफ़ी नहीं है, ये तो आज हमने देख लिया है ना, अगर आप लोग न्यूज़ व्यूज़ देख रहे हो आजकल तो. चलो, पिछले सेशन में हम लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, लेट्स ट्राई टू सॉल्व देम. पहला क्वेश्चन, वुमेन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एंड एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स. बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट. Women's movement aimed at equality and personal and family life as well. True. तो यहाँ पर both A and R is true and R is the correct explanation of A. Women दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में agitate कर रहे थे equal rights के. किस टाइप के rights के? क्यों इस टाइप के rights के that they wanted equality family life में भी public life में भी. तो वो explain कर रहा है ना. There is no official religion in India. हमारे देश में कोई official धर्म नहीं है, ना हिंदू धर्म, ना मुस्लिम धर्म, ना सुरभी धर्म. हमारे यहाँ है सेक्युलर नेशन. वाह, चलो शुरू करते हैं. कास्ट एंड पॉलिटिक्स. तो एज आई टोल्ड यू, हमने देखा कास्ट एंड जेंडर एंड पॉलिटिक्स में इट इज़ अ गुड थिंग, पॉजिटिव थिंग. जब जेंडर के डिवीजन को हम पॉलिटिकल एक्सप्रेशन देते हैं, है ना, तो उससे पॉजिटिव होता है, औरतों का जो स्टेचर है वो ऊंचा होता है. बट फिर हमने देखा कि कैसे रिलीजन जब पॉलिटिक्स में आता है तो नॉर्मली टेक्स द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, जहां पर एक रिलीजन डोमिनेट होने का प्रयास करती है बाकी धर्मों पे. लोगों का कम्युनल माइंडसेट होता है जिससे कि एक रायट्स भी हो सकते हैं, है ना. सो वी सॉ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट्स कैन मिक्स विद पॉलिटिक्स. अब हम पढ़ेंगे कास्ट. क्या कास्ट पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस होता है ना. कास्ट भी समाज का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. हम इस कास्ट के हैं, तुम उस कास्ट के हो, लोग बहुत ज़्यादा इसको मानते हैं. तो क्या इसको भी पॉलिटिक्स में एक्सप्रेस किया जाता है? क्या ये जो एक्सप्रेस किया जाता है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? इसको हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द कास्ट सिस्टम? कास्ट सिस्टम जो है इंडिया के लिए काफ़ी यूनिक है. दुनिया में कहीं और कास्ट सिस्टम के तरीके का कुछ एग्जिस्ट नहीं करता. देखो, दुनिया में हर जगह सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है, जेंडर डिवीजन होता है एंड नॉर्मल डिवीजन ऑफ लेबर भी होता है. फॉर एग्जांपल, अमेरिका में व्हाइट्स और ब्लैक्स में डिवीजन है. ब्लैक्स आर सब वर मेड एज स्लेव्स, उनको गुलाम रख के जो है काफ़ी ज़्यादा खराब काम कराया जाता था. इंडिया में कास्ट सिस्टम था जहाँ पर कुछ कास्ट को वर अलाउड टू डू ओनली सर्टेन काइंड ऑफ वर्क एंड देन देयर वर सम कास्ट हु वर अलाउड टू ओनली बी ब्राह्मण्स, ओनली बी डॉक्टर्स, है ना. तो इस तरीके से डिवीजन ऑफ लेबर था विच वॉज क्वाइट फर्म, विच वॉज क्वाइट स्ट्रिक्ट. हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम था, इन दिस सिस्टम हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शनड बाय रिचुअल्स, है ना. अगर आप ब्राह्मण हो तो आप इसीलिए ब्राह्मण हो क्योंकि आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, है ना. तो देयर इज अ रिचुअल, देयर इज अ रिलीजियस रीजन बिहाइंड व्हाई यू आर एंड व्हाट यू आर, राइट. अगर आप अनटचेबल हो, अगर आप अछूत हो, अगर आप शूद्रा हो, आप इसीलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में आपने बुरे कर्म किए और अब आपको अपना पूरा जीवन गंदा काम करना पड़ेगा. जैसे चमार का काम करना पड़ेगा, सफाई का काम करना पड़ेगा, बाल काटने का काम करना पड़ेगा, फ्यूनरल का काम करना पड़ेगा, राइट. एंड ऑल ऑफ दिस जो है इट वाज नॉट जस्ट कि डिवीजन ऑफ लेबर है, उसको जो है स्ट्रॉन्ग बनाया गया था थ्रू रिचुअल्स जो हिंदुइज्म में एग्जिस्ट करते थे उस टाइम, राइट. नाउ मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप पर, अच्छा, इतना ज्यादा ये स्ट्रांगली हमारा कास्ट सिस्टम था जो कास्ट को डिवाइड करके रखता था कि अगर आप एक पर्टिकुलर कास्ट के हो तो आप दूसरे कास्ट मेंबर से शादी नहीं कर सकते, है ना. लोअर कास्ट होगा तो भाई गर्दन ही काट देंगे शादी करने से पहले तो, राइट. यू आर नॉट अलाउड टू ईट विद अदर कास्ट मेंबर्स, स्पेशली ऑफ द लोअर कास्ट. यू आर सपोज टू प्रैक्टिस ओनली द ऑक्यूपेशन दैट यू आर अलाउड टू. ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण नहीं बनना पड़ेगा, पंडित ही बनना पड़ेगा, है ना. अगर वैश्या हो तो बिजनेस ही करना पड़ेगा. तो अलग अलग कास्ट के हिसाब से आपका ऑक्यूपेशन भी डिफाइन था. कास्ट सिस्टम वाज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द आउटकास्ट ग्रुप्स. कास्ट सिस्टम ना हाई स्कूल जैसा है, जिस स्कूल में नहीं होता ये हमारा ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई और अलाउड नहीं है, दिस इज अस एंड एवरीबॉडी इज देम. कास्ट सिस्टम उसका एक्सट्रीम फॉर्म है और ह्यूमिलिएटिंग फॉर्म है, जहां पर आप एक ग्रुप बना लेते हो, कहते हो ये अपर कास्ट है, बाकी सब आउटकास्ट है, वो हमारे कास्ट को बिलोंग नहीं करते हैं, वो अनटचेबल है, वो छुआछूत है ना. उनको वायरस लगा है, उनको छूना भी मत.
इस तरीके का कास्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता था। ऑब्वियसली इट वाज एक्सट्रीमली डिस्क्रिमिनेटरी, ह्यूमिलिएटिंग। आई थिंक अगर आप सोचोगे भी ना कि कैसा लगता होगा लोअर कास्ट को, सोचने में आपको लगेगा यार व्हाट इज दिस बिहेवियर, व्हाट इज दिस बिहेवियर। एनीवेज, तो टिकटॉक वाला वो जो रील है, कमिंग बैक, है ना, तो इसके लिए काफी लोगों ने बहुत मेहनत की इन ऑर्डर टू एंड दिस काइंड ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्रिंग इक्वालिटी इन सोसाइटी। फॉर एग्जांपल ज्योतिबा फूले, गांधी जी, बी आर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नाम याद रखो, कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है। ये सब सोशल रिफॉर्मर्स थे who made sure, who took a lot of efforts to educate Indians and to remove caste inequality from India. अब आजकल आई एम श्योर काफी बच्चे कहेंगे मैम आजकल तो इतना कास्ट नहीं होता। आई मीन अब मुझे नहीं पता कि मेरे साइड में जो बंदा बैठा है वो कौन से कास्ट का है, पर हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, है ना। दैट इज बिकॉज विद टाइम कास्ट जो है इंडिया में, जो कास्ट का जो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो काफी कम हो गया है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है हाउ हैज कास्ट अंडरगोन अ चेंज इन रिसेंट ईयर्स, या फिर कास्ट हायरार्की इतनी कम स्ट्रॉन्ग कैसे हुई है इन द कमिंग इन द रिसेंट ईयर्स, कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन। तो उसका आंसर क्या बोल रहे हो? पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, धीरे धीरे जो है काफी जो है डेवलपमेंट हुआ है, लोग जो है शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन हुआ है, गांव से लोग शहर आए हैं। अब शहर में ऐसा तो है नहीं, देखो मुझे भी नहीं पता मेरा नेबर कौन है, मैं बात भी नहीं करती, है ना। कभी कभी अगर मैं मैकडॉनल्ड्स में खाना खाने जा रही हूँ तो मुझे नहीं पता अंदर मैकडॉनल्ड्स में मेरा बर्गर किसने बनाया है, लोअर कास्ट, अपर कास्ट, कौन सा कास्ट, है ना, कोई भी डीमन आके बना रहा है, आई डोंट नो, राइट। तो अर्बनाइजेशन की वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि हम लोग जो है हमको पता ही नहीं एक दूसरे की आइडेंटिटीज पे हम इतना फोकस नहीं करते आजकल, राइट। ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन, हम लिटरेट हो गए, हम एजुकेटेड हो गए, हमें पता है कि लोअर कास्ट के साथ खाने से कुछ होगा नहीं, है ना। ऑल ऑफ दीज आर जस्ट प्रेजुडिस, राइट। हमें पता, हमारे पास अकल आ गई है कि ये हमें और प्रोग्रेसिव होना चाहिए, राइट। वीकनिंग ऑफ द कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो बिकॉज गांव में जो लैंडलॉर्ड्स का दबदबा हुआ करता था, जो एक्चुअली कास्ट सिस्टम एस्टैब्लिश करते थे गांव में, वो कम हो गया है ना। तो दैट हैज गॉन डाउन। Constitution of India prohibited any caste-based discrimination and laid the foundation of policies to reverse any injustices of the caste system. Finally, of course, हमारे यहाँ कुछ ऐसे laws आ गए हैं जिसके वजह से अगर आप caste discrimination follow भी करते हो तो आपको जेल में डाल दिया जा सकता है। For this reason also you don't do that, right? A constitutional provision में untouchability is banned. इन सारे reasons के वजह से आप कह सकते हो कि हाँ, हमारे देश में कास्ट का जो एक डिस्क्रिमिनेशन चलता था इंडिपेंडेंस से पहले, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड था कास्ट का, वो खत्म हो गया। बट कैन यू से कंप्लीटली खत्म हो गया? खत्म। अब हमें कास्ट के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, पहले का कोई एक पार्ट है, ऐसा तो नहीं है। आज भी जब शादी होती है, मुझे अभी याद है मेरी मम्मी पापा शादी के लिए मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे, एंड आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, लाइक माय मॉम पेरेंट्स वर लाइक हाँ ऑब्वियसली हम बनिया है तो बनियाओं में ही ढूंढेंगे। मैंने कहा था है ऐसा भी होता है? तब मैं काफी नाइव थी, है ना, बच्ची थी मैं। एनीवेज तो पॉइंट इज कास्ट के बेसिस पे ही लोग शादियां करते हैं। बहुत बार अभी भी आप नोटिस करोगे, अगर आपके घर में कोई मेड आ रहा है तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स या शायद आपके कुछ पेरेंट्स जो है उनके लिए अलग प्लेट, अलग कटोरी, अलग जो है टी कप रखेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट देम टू हैव द सेम लाइक टी कप एज यू यूज, है ना। क्योंकि अंदर से पता है कि यार वो अलग कास्ट के है, या फिर वो इतना ज्यादा सिखाया गया है कि वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बनता है। तो कास्ट हैज नॉट येट ऑब्वियसली डिसअपियर्ड फ्रॉम इंडिया। मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर मैरिज विद इन देयर ओन कास्ट। अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली। बल्कि एक गांव में मैं गई थी 2 साल पहले, बहुत छोटा सा गांव था, एक शादी के लिए मेरी वन ऑफ माई मेड्स के घर में शादी थी, और क्योंकि वो मेरे यहाँ बहुत साल काम की थी तो मैं गई थी, एंड वहाँ पर मतलब दिख रहा था एक प्रॉपर कास्ट सिस्टम फॉलो किया जाता था, क्योंकि वो थोड़े से मिडिल कास्ट का मैं कह सकती हूँ वो थे। तो जो वहाँ सफाई वफाई करने आ रहे थे उनको बिल्कुल ही पहले ही सफाई वफाई करा के, मतलब एक होता है ना, यू कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि हमें लगता है शहर में रह के कि कास्ट इनइक्वालिटी खत्म हो गया है, पर बहुत सारे गाँव में अभी भी ये चलता है, राइट। The effects of centuries and advantages of caste can even be felt today. ठीक है, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डेटा के साथ।
यहाँ पर एक बहुत अच्छा कार्टून है जो मैंने यहाँ लगाया क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग है। काफी बच्चे इस बच्ची की तरह होंगी कि मैम हम कास्ट के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं। डोंट यू थिंक इफ वी टॉक टू मच अबाउट कास्ट तो वी आर ओनली इंक्रीजिंग कास्टिज्म इन सोसाइटी। काफी बच्चे ये बात कर रहे होंगे मैम कास्ट करते रहेंगे तो कास्ट इंपॉर्टेंट को कर देंगे, बट ऐसा नहीं है। जस्ट बिकॉज हम किसी चीज के बारे में बात नहीं करेंगे डजंट मीन वो एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हमारे मम्मी पापा मेंटल हेल्थ और डिप्रेशन के बारे में बात नहीं करते, पर हम डिप्रेस होते हैं ना, है ना, होता है, ऐसा तो नहीं बात नहीं करोगे तो होगा नहीं। वैसे ही जस्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द थिंग्स दैट हैपन इन सोसाइटी डज नॉट मीन दैट एग्जिस्ट ही नहीं करता। वी हैव टू टॉक अबाउट इट, राइट, तभी वो खत्म होगा। ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब आप कहोगे मैम कास्ट सिस्टम होता था, आज भी है, बट जितना पहले होता था वो आज तो इतना नहीं है, तो आज हम लोग क्यों इतना कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। जो हो गया जो बीत गया भूल जाओ उसको। बट बेटा जो उस टाइम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जो सैकड़ों सालों से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उसका इम्पैक्ट हम आज भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे कुछ कास्ट को एजुकेशन अलाउड नहीं थी, लैंड खरीदना अलाउड नहीं था, लिटरेट होना अलाउड नहीं था, सर उठा के जीना अलाउड नहीं था, है ना, जिसके वजह से आज उनके जो पोते पर पोते हैं उनके पास भी लैंड नहीं है, वो भी गरीब है ना। एक स्टडी बोलती है कि अगर बहुत सारे जनरेशन्स को एजुकेशन से अलग रखा जाए तो उसके अगले 5 जनरेशन्स को आप पढ़ाने की भी कोशिश करोगे ना, दे विल नॉट हैव द ब्रेन पावर टू एब्जॉर्ब इट, है ना। दैट इज हाउ डिस्क्रिमिनेशन एक्ट्स साइंटिफिकली, है ना। ऐसा नहीं है कि एक 2-3 जनरेशन्स के लिए साथ कर लिया, आप कहा कि भाई ठीक है अब तुम हमारे साथ दौड़ लगाओ, हमने तुम्हारे पैर काटे, सबके पैर काटे, अब तुम दौड़ लगाओ हमारे साथ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यू कैन स्टिल, इसीलिए आप नोटिस करोगे दैट पीपल दैट हैव प्रॉपर्टी, दैट आर एजुकेटेड, यूजुअली बिलोंग टू अपर कास्ट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। दैट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट वाज डन टू देम मेनी ईयर्स अगो। तो यहाँ पर आपका एक NSSO सर्वे है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक सर्वे निकाला था दैट प्रूव्स दैट कास्ट कंटिन्यूज टू बी वेरी स्ट्रांगली लिंक्ड टू इकोनॉमिक स्टेटस, है ना। कैसे? पहला एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस अगर हम मेजर करें बाय मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा जो है मंथली जो है कास्ट ग्रुप्स कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा खर्चा जो है अपर कास्ट करते हैं और सबसे कम जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स करते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी इनकम ही नहीं होती। वैसे अगर हम पीपल लिविंग अंडर पॉवर्टी लाइन की बात करें तो ये आपका डेटा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ST SC जो है सबसे ज्यादा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं एंड अपर कास्ट जो है सबसे कम रहते हैं। तो दैट मीन्स कि जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इतने साल पहले हुआ था उसका इम्पैक्ट हमें आज भी देखने को मिल रहा है। ऑल्दो एवरी कास्ट हैज सम मेंबर्स हु आर रिच, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में भी कुछ मेंबर्स रिच है, अपर कास्ट में भी कुछ मेंबर्स रिच है, बट द अपर कास्ट आर हेविली ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द रिच व्हाइल द लोअर कास्ट आर सिवियरली अंडर रिप्रेजेंटेड, है ना। अगर हम अमीर लोगों के बारे में बात करें तो उसमें SC ST OBC सब है, लेकिन अपर कास्ट 80% होंगे, और गरीब लोगों में सारे हैं, अपर कास्ट भी गरीब है, लेकिन 80% जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स होंगे, राइट। दैट मीन्स कि कास्ट हैज अ लिंक टू इकोनॉमिक योर इकोनॉमिक स्टेटस। याद रखना, ये असर्शन रीजन में MCQ में इस टाइप का क्वेश्चन में आता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स। जैसे कम्युनलिज्म वो होता है जब आप रिलीजन के बेसिस पे समाज को डिफाइन करते हो, धर्म के बेसिस पे समाज को डिफाइन करते हो। कास्टिज्म होता है व्हेन यू डिफाइन सोसाइटी, सोशल कम्युनिटीज ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कि भाई तुम्हारा कास्ट क्या है उससे मुझे पता चल जाएगा तुम किस तरीके के इंसान हो। ये क्या है? ये एक कास्टिस्ट आइडियोलॉजी है, राइट। अकॉर्डिंग टू दिस थिंकिंग, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम कास्ट बिलोंग टू अ नेचुरल सोशल कम्युनिटी and have the same interest which they do not share with anyone else with any other caste। तो अगर आप एक ही कास्ट ग्रुप के हो तो आप सब एक ही तरीके से सोचते हो, एक ही तरीके के डिसीजंस लेते हो, और आपका कुछ कॉमन कभी नहीं होगा दूसरे कास्ट के साथ। अब ये बोलते हुए भी आपको लग रहा होगा मैम क्या ही बकवास है, right? Like obviously that does not happen, but that is what someone who is a casteist believes in, कि भाई इस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, उस कास्ट के लोग ऐसे होते हैं, right? Now caste can take various forms in politics. For example, अच्छा यहाँ पर caste in politics याद रखना, caste in politics मतलब कि पॉलिटिक्स में किस तरीके से कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है ना। तो व्हेन पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, कहते हैं अच्छा यूपी में इलेक्शन है, अच्छा इस एरिया नॉर्थन यूपी में इलेक्शन है, यहाँ पर तो यादव बहुत सारे हैं, तो ऐसा करते हैं कि अपना जो रिप्रेजेंटेटिव खड़ा करेंगे वो यादव ही खड़ा करेंगे।
तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी पीपल विल वोट फॉर देयर ओन कास्ट ग्रुप, राइट। तो इस तरीके से कास्ट पॉलिटिक्स में दिखाई देता है। वैसे ही जब सरकार बनती है और कैबिनेट फॉर्म होता है और मिनिस्टर्स चूज हो रहे होते हैं, तब भी सरकार जो है कुछ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप से मिनिस्टर्स चुनते हैं, जिससे उस कास्ट ग्रुप के लोग खुश हो और उनको अगली बार वापस से वोट दे, है ना। दैट इज हाउ कास्ट इज सीन इन पॉलिटिक्स। दूसरा है पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स आल्सो अपील टू कास्ट सेंटिमेंट्स टू मस्टर सपोर्ट, स्पेशली बिहार, यूपी, राजस्थान, इन सारे स्टेट्स में जहाँ कास्ट हायरार्की अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एंट्रेंच्ड है ना। वहाँ देखा गया है कि पॉलिटिकल लीडर्स कास्ट का इस्तेमाल करते हैं, हम इस कास्ट के, अरे उसको मत करो, उस कास्ट का है ना। और कास्ट मोबिलाइजेशन के बेसिस पे जो है वो फेवर्स लेते हैं और वो लोगों को प्रोवोक करते हैं कि उनके लिए वोट किया जाए। तीसरा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज एंड द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन पर्सन कंपेल्ड पॉलिटिकल लीडर्स। ऑलराइट, सॉरी गाइस, बीच में लाइट चली गई थी, है ना, बीच में लाइट चली गई थी। ओके, तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रैंचाइज क्या बोलता है? एवरी पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट हैज द राइट टू वोट। इसका मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन जीतने के लिए मेजॉरिटी वोट चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं, वो मैथ्स लगाते हैं, कहते हैं यार मेजॉरिटी इसमें इस कास्ट के लोग हैं, अगर हमें जीतना है इस कास्ट के लोगों को हमें वोट देना चाहिए। तो उस हिसाब से अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी बनाती है ना। उस हिसाब से दे मेक देयर एंटायर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। तो दैट मीन्स दैट कास्ट is in this way shown in politics, right? But आपको अभी लगने लगेगा कि यार इसका मतलब politics is all about caste। अगर आज किसी को वोट करें वो कास्ट के बेसिस पे है, तो पॉलिटिक्स में सिर्फ कास्ट ही कास्ट है, तो ऐसा नहीं है। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन एक्सप्रेशन दैट इलेक्शंस इज ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, बट दिस इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है। कैसे हम ये कह सकते हैं? याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, अगर इलेक्शन सिर्फ कास्ट के बेसिस पे होता तो इसका मतलब ये होता कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही कास्ट के लोग जिसको वोट करेंगे वही जीतेगा। बट as we said, सारे एक कास्ट के लोग एक प्रकार के तो नहीं होते। कास्ट ग्रुप्स में भी डिवीजन होते हैं। कास्ट में कुछ लेट्स से बनिया है, कुछ अपर, कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे, कुछ फार्मर्स होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे। उन सबके अलग अलग नीड्स है, उन सबके अलग अलग डिजायर्स है, उसके बेसिस पे वो पॉलिटिकल पार्टी को वोट करेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एक कास्ट जो है एक ही सिर्फ कास्ट के बेसिस पे ही वोट कर रहा है, राइट। सो नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ कंट्री हैज अ, अच्छा सॉरी मैंने ये वाला पॉइंट पहले बोल दिया। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। ऐसा कभी नहीं होता कि एक पार्टी के हाथ में उस कास्ट के सारे लोगों के वोट्स हो, क्योंकि कास्ट के अंदर भी अलग अलग प्रकार के लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब लोग बोलते हैं कि दैट कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ वन पार्टी, इसकी यार इसका तो वोट बैंक है यादव, इसका तो वोट बैंक है जाट, है ना, इसका मतलब उस पार्टी को उस कास्ट से मेजॉरिटी वोट जरूर मिलते हैं, बट सारे वोट्स नहीं मिलते, है ना। इट इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें सिर्फ एक ही कास्ट की मेजॉरिटी हो। ऐसा नहीं है कि 80% एक ही कास्ट के होंगे, है ना। हो सकता है 40% एक कास्ट के हो, 30% दूसरे कास्ट के हो। तो पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ एक कास्ट को मोबिलाइज नहीं कर सकता, फिर वो नहीं जीतेगी। इट हैज टू मेक श्योर कि वो बाकी कास्ट के लिए के हित में भी कुछ बोले और कुछ काम करे, ठीक है। सो इट इज नॉट जस्ट अबाउट दैट वन पर्टिकुलर कास्ट। तीसरा पॉइंट है, अच्छा लेट्स से आज बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया, कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़ा किया, मैंने सुरभि पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर रहा। अब हम तीनों को बताए कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जट लोग बहुत ज्यादा है, 40% लोग जट है ना। दोनों ने जट रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया। तो मैं गधी थोड़ी ना हूं जो कोई और रिप्रेजेंटेटिव खड़ी करूंगी, मैं भी जट के रिप्रेजेंटेटिव खड़ी करूंगी। तीनों जो एक ही कास्ट के लोग खड़े होंगे, तो जो जाट के जो आपके वोट सारे, जो वोट बैंक है आपका, वो भी तो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो many political parties may put up candidates from the same caste, because of which जो है no one candidate get all the votes from a particular caste. That means caste is not the only basis on which जो है elections हमारे यहाँ जीते जाते हैं। चौथा पॉइंट, अगर कास्ट ही होता, है ना, कि द ओनली बेसिस थ्रू विच इलेक्शंस होते, तो एक ही इंसान बार बार जीता एक पर्टिकुलर कास्ट का, कि भाई आज जो है यादव जी जीतेंगे, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव मेजॉरिटी में यादव ही हमेशा हर साल जीतेगा। बट ऐसा नहीं होता, कभी कभी किसी और को भी इलेक्शन जो है हार जाते हैं, बैठा हुआ MP MLA जो है इलेक्शन हार जाता है और दूसरे कैंडिडेट को मौका दिया जाता है। तो दिस कैन नॉट हैपन इफ ऑल कास्ट एंड कम्युनिटीज वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस। अगर हमारे पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस फ्रोजन होते, फिक्स्ड होते, तो ऐसा नहीं होता।
पर हमारे फिक्स नहीं है, हम बदलते रहते हैं, हमें नहीं पसंद आता कोई कैंडिडेट तो हम किसी और कास्ट वाले को वोट कर देंगे, लेकिन हम उसको वापस से इलेक्शन में नहीं जिताएंगे, है ना। दैट मीन्स दैट कास्ट इज नॉट द ओनली बेसिस ऑन विच इलेक्शंस आर फॉट इन आवर कंट्री, राइट। सो एक सेकेंड, हाँ, तो while caste matters in electoral politics, many other things also matters. जब इलेक्शंस हमारे देश में लड़े जाते हैं तो लोग जो है काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट भी देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आई एम ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, लेकिन मैं हमेशा सुरभि पार्टी को ही वोट करूंगी, और सुरभि पार्टी में काफ़ी होशियार लोग एग्जिस्ट करते हैं। सो पीपल हैव लॉयल्टी टू पॉलिटिकल पार्टीज दैट इज मच अबव देयर कास्ट, राइट। लोगों के अलग अलग इंटरेस्ट होंगे डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक कंडीशन। अगर मैं अमीर हूँ तो मुझे कोई और पार्टी पसंद है, अगर मैं उसी कास्ट की गरीब हूँ तो मुझे कोई और पार्टी पसंद आएगी, है ना। मेन एंड वुमेन ऑफ द सेम कास्ट विल ऑब्वियसली वोट डिफरेंटली। लोग जो है लीडर्स की पॉपुलैरिटी पे भी वोट करते हैं कि यार ये पॉपुलर है, ये बड़ा अच्छा है, ये अच्छा काम करेगा, है ना। पार्टी के हिसाब से भी वोट करते हैं। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स ऑल्सो मैटर व्हेन इट कम्स टू वोटिंग इन इलेक्शन। पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में कास्ट का यूज किया जाता है, जो हमेशा अच्छा नहीं होता। फिर हमने देखा कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो है कास्ट को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू इलेक्शंस में, लेकिन कास्ट इज नॉट ऑल अबाउट, मतलब पॉलिटिक्स इज नॉट ऑल अबाउट कास्ट, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं पॉलिटिक्स इन कास्ट। कास्ट ग्रुप है, मैं बनिया हूँ, तुम जाट हो, तुम कायस्थ हो, बहुत अलग अलग प्रकार के कास्ट है, सॉरी मुझे सब पता नहीं है, बट अलग अलग कास्ट जो है हम लोग आराम से सोसाइटी में बैठे हुए हैं, हम पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, हमारे अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइन लिखी है आपकी किताब में, politics too influences the caste system and caste identities by bringing them into the political arena. It is not politics that gets caste ridden, it is the caste that gets politicized. ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में कास्ट की बातें होती है और पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के बेसिस पे डिफाइन होती है, नहीं, कभी कभी कास्ट भी पॉलिटिसाइज हो जाती है। इसका क्या मतलब होता है, देखो यार आजकल कास्ट वालों को पता चल गया कि अगर हमारा ग्रुप बड़ा है, अगर हम मेजॉरिटी में होंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज हमारी बात सुनेगी, है ना। तो कास्ट के करने लगे ना, आपस में इनकॉर्पोरेट करने लगे आसपास के कास्ट अपने अंदर। जैसे अपने आप को उन्होंने बोला हम भी ओबीसी है ना, तो भाई हम भी ओबीसी है, अपने आप को ओबीसी बुलाना शुरू कर दिया, बैकवर्ड कास्ट बुलाना शुरू कर दिया आसपास के कास्ट लेके, जिससे उनकी बहुमत ज्यादा हो, मेजॉरिटी ज्यादा हो। और डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेजॉरिटी, राइट। तो अपनी मेजॉरिटी इस तरीके से बढ़ाया जाता है। तो ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेटिंग विद इन इट द नेबरिंग कास्ट और सब कास्ट, बिकॉज दे नो कि पॉलिटिक्स में अगर उनको रिजर्वेशन चाहिए, अगर उनके फ्री में एजुकेशन चाहिए, तो उनका नंबर ज्यादा होना चाहिए। तो इस तरीके से वो पॉलिटिसाइज होते हैं। दूसरा है वेरियस कास्ट ग्रुप्स आर फॉर्म्ड विद अदर कास्ट और कम्युनिटीज एंड देन दे एंटर इनटू अ डायलॉग एंड नेगोशिएशन। बहुत बार होता है कि अलग अलग कास्ट भाई एक दूसरे से डायलॉग करते हैं, नेगोशिएशन, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि नए नए टर्म्स आने लगते हैं कास्ट के, जैसे बैकवर्ड कास्ट, फॉरवर्ड कास्ट। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाउ कास्ट विल गेट पॉलिटिसाइज्ड। मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट को ओबीसी में नहीं डाला हो, लेकिन आप वो कास्ट कहेंगे हम भी ओबीसी के हैं, हमें भी इस बड़े से ग्रुप में डाला जाए जिससे कि उनको भी बेनिफिट मिले, राइट। सो न्यू टर्म्स हैव कम अप, जैसे फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब आप कहोगे कि मैम इज इट गुड और बैड, कास्ट ऐसे पॉलिटिक्स में आ रहा है, कास्ट पॉलिटिसाइज हो रहा है, क्या ये अच्छी बात है? देखो यार पहले नेगेटिव पे जाते हैं। नेगेटिव बात ये है कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट आइडेंटिटी, है ना। आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि मैम रिजर्वेशन इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ कास्ट ने अपना आपको पॉलिटिसाइज किया, पॉलिटिक्स इन कास्ट दोनों हुआ है उसमें। तो पहले तो पॉलिटिक्स में कास्ट आया, रिजर्वेशन दिया गया, कास्ट में, है ना, कास्ट पॉलिटिक्स में आया। आप कास्ट अपने आप को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम भी ओबीसी है, हम भी ये है, हम भी वो है, हमें भी रिजर्वेशन दो, राइट। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट, पॉलिटिक्स इज अबाउट क्लाइमेट चेंज, इट इज अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज अबाउट द फैक्ट हमारी औरतें जो है सड़क पे आराम से चल नहीं सकती, अपने वर्क स्पेस में आराम से काम नहीं कर सकती। लेकिन जब हम बहुत ज्यादा कास्ट तो हमें ऐसे लगने लगता है कि हमारे देश में और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कास्ट के अलावा, है ना। डाइवर्स आर इश्यूज फ्रॉम मोर प्रेसिंग इश्यूज लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। एंड ऑफ कोर्स कास्ट अगर बहुत ज्यादा इसके बारे में बात करो तो टेंशन क्रिएट करती है अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में, कभी कभी लड़ाइयाँ और दंगे भी हो जाते हैं। बट व्हाट इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट? देखो यार सच बात यह है कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में चला है सैकड़ों सालों से, एंड बहुत ज्यादा गंदा डिस्क्रिमिनेशन चला है। तो
एक तरीके से कास्ट इन पॉलिटिक्स इज अ वे, या फिर कास्ट अगर अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, अगर वो पॉलिटिक्स में अपनी आवाज उठा रहे हैं, दिस इज अ वे फॉर देम टू ब्रिंग फॉरवर्ड द डिस्क्रिमिनेशन दैट दे फेस्ड, है ना। एक तरीके से उनको एम्पावरमेंट मिल रहा है जब वो डिमांड करते हैं पॉलिटिक्स में रिजर्वेशन के लिए या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, right? In this case, it has helped Dalits and OBC caste to get access to decision making, to get access to healthcare and education. It has led them, gotten them more dignity and better access to land opportunities. क्योंकि हमारे देश में ऐसा कोई कास्ट नहीं, ऐसा कोई लीडर नहीं है जो फ्री में किसी को कुछ दे, इसके लिए लड़ा गया है। तो ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव है, बट हमें एक बैलेंस बना के चलना है ना। वी नीड टू मेक श्योर दैट देयर इज अ बैलेंस इन इट। ऑलराइट, चैप्टर खत्म। अब गाइज आई होप इट इज क्लियर, जब आप करते हो कास्ट इन पॉलिटिक्स, यू आर सेइंग कि कैसे पॉलिटिकल लीडर्स कास्ट को यूज करते हैं इलेक्शन जीतने के लिए, है ना। चाहे वो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स एक पर्टिकुलर कास्ट का रहे, चाहे वो कास्ट के बेसिस पे जो है लोगों को मोबिलाइज करे, दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। देन यू हैव पॉलिटिक्स इन कास्ट, मतलब कास्ट जो ग्रुप्स है वो कैसे पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, वो कैसे अपना दिमाग लगा रहे हैं, बड़ा कास्ट ग्रुप बना रहे हैं जिससे कि उनके जो डिमांड्स है वो सुनी जाए, है ना। बिकॉज इफ दे आर मोर इन नंबर दे विल बी स्ट्रॉन्गर, या अपने आप को जो है टर्म्स दे रहे हैं, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, दिस इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ठीक है, आई होप ये दोनों चीजें अब आपको क्लियर है, एंड दैट्स हाउ वी फिनिश द चैप्टर। ओहो, विक्ट्री डांस, विक्ट्री डांस, राइट। तो आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लेते हैं। What is leading to the breakdown of caste hierarchy? बहुत easy question है, and this is the second question which is also a NCERT question, आपको मैच करना है। Alright, so that is it guys for today. I hope आपको आज का सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। We are the new Vedantu 9th and 10th channel, do support us and comment section में होमवर्क क्वेश्चन के आंसर जरूर बता देना। This is your master teacher Survi signing out. Bye bye. हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग करने वाले हैं जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। हम लोग इस चैप्टर के बुक के एंड के जो क्वेश्चंस है वो तो करेंगे ही करेंगे, पर बीच में जो कार्टून्स आते हैं, बीच में जो डेटा बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बार ग्राफ्स आते हैं, उसको भी समझेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में वहां से भी क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में आ चुका है। वीडियो को एंड तक बहुत ध्यान से देखना। नॉर्मली एनसीईआरटी को लोग पढ़ते हैं एज अ चैप्टर एक्सप्लेनेशन, बट क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट करते हैं, तो ऐसा मत करना। मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, वी कैन डू इट। Alright, so guys, you guys know me, मेरा नाम है सुरभि गुप्ता, योर सोशल स्टडीज एजुकेटर। मैं क्लास 9 और 10 एसएसटी जो है 3 साल से पढ़ा रही हूँ, एंड मेरा ये मानना है कि एसएसटी जो है सबसे ज़्यादा फन और अमेजिंग सब्जेक्ट तब होता है जब आप इसको एक स्टोरी की तरह समझो, जब आप इसको जो है बहुत ही अपने आसपास जो इंस्टेंसेस है उससे कनेक्ट कर पाते हो, तब आपको एसएसटी में बहुत मज़ा आता है, और उसी तरीके से पढ़ाने का मेरा प्रयास रहता है। आप चाहो, और अगर आप ये सेशन लाइव नहीं देख रहे, रिप्ले देख रहे हो, तो इस सेशन को 1.25x में भी देख सकते हो, 1.5x, अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लगती है तो, है ना। मुझे भी अपनी आवाज़ उसी स्पीड में बहुत बढ़िया लगती है, तो कर लेना। स्पेशली जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियोस है उसको डेफिनेटली थोड़े हाई स्पीड में आप देख सकते हो, एंड दैट्स इट, है ना। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को थम्स अप दे देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ पर एज आई टोल्ड यू, चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो, सीबीएसई रिलेटेड वीडियोस, आपको सब कुछ मिलेगा, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल। चलो, नाउ चैप्टर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट के ऑलरेडी 3 पार्ट्स जो है चैनल पे आ चुके हैं। पहले पार्ट में हमने देखा था कैसे जेंडर और पॉलिटिक्स की खिचड़ी बनती है, जो काफ़ी टेस्टी खिचड़ी होती है। फिर हमने देखा कि रिलीजन और पॉलिटिक्स की जो खिचड़ी है वो कितनी सड़ी हुई होती है, वो कितनी खराब हो सकती है। एंड फाइनली वी सॉ कास्ट एंड पॉलिटिक्स की, जब कास्ट इन पॉलिटिक्स होता है तो उसके क्या बेनिफिट्स और नेगेटिव्स है, और पॉलिटिक्स इन कास्ट, दोनों इंस्टेंसेस हमने यहाँ पर देखे। थोड़ा भी कंफ्यूजन है, वापस से वीडियो को देख लो, समझ आ जाएगा। ठीक है, चलो, now before we continue with today's session, let us look at what are the important topics of the chapter। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर सबसे पहले हमने जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं वो है what are the ways in which women, इसको ध्यान से लिख लेना कहीं, तो आपका काफी काम इजी हो जाएगा।
What are the ways in which women face discrimination? आपको ये जानना है. आपने एक बार प्रॉब्लम समझ ली, इसका क्या सोल्यूशन है, तो किस तरीके से आप वुमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा सकते हो. ठीक है. सो दीज आर द टू मेजर पॉइंट जब आप जेंडर और पॉलिटिक्स में आते हो. अगर हम रिलीजन और पॉलिटिक्स में आते हैं तो पहले आपको बोलना है कि व्हाट इज अ कम्युनल माइंडसेट और कम्युनलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स क्या है. फॉर एग्जाम्पल एवरीडे वो स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस का फॉर्म लेता है, कभी कभी वो राइट्स का फॉर्म लेता है, कभी कभी कास्ट रिलीजन के बेसिस पे लोगों के सेंटिमेंट्स जो है प्रोवोक किए जाते हैं. तो कम्युनलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स क्या है. फिर इसमें इंपॉर्टेंट था आपका रिलीजन वाले में कि अरे मैं भूल रही हूँ, कम्युनलिज्म के अलग अलग फॉर्म्स. आई बार बार मेरे दिमाग में कास्ट आ रहा है, तो पहले कास्ट कर लेते हैं, फिर मुझको रिलीजन याद आ जाएगा. तो कास्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है कि कास्ट जो है इंडिया में खत्म हो गया है वाई, या फिर कम हो गया है वाई, या एंड दूसरा कास्ट जो है खत्म नहीं हुआ है. दोनों का रीजन आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में कास्ट खत्म हुआ है, कास्ट खत्म नहीं हुआ है, दोनों के इंस्टेंसेस बताओ. देन ऑफ कोर्स यू हैव कास्ट इन पॉलिटिक्स. It is not politics that has been influenced by caste, but it is caste that has been politicized. है ना. इस टाइप से क्वेश्चन आता है, तो यू शुड नो ऑल दोज आंसर्स. ठीक है. रिलीजन में कम्युनलिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स एंड थैंक यू याद आ गया, सेक्युलरिज्म के क्या क्या प्रोविजंस है, इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं. तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर के. अगर आपको कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आप कास्ट इन पॉलिटिक्स करके जरूर जाना. पॉलिटिक्स इन कास्ट फिर भी कम आता है, कास्ट इन पॉलिटिक्स बहुत आता है कभी कभी ज्यादातर एग्जाम में, जहां पर यू हैव टू टॉक अबाउट हाउ पॉलिटिक्स में कास्ट इज एक्सप्रेस्ड, है ना. कास्ट का एक्सप्रेशन कैसे किया जाता है. ठीक है. तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इस चैप्टर के, और इसी से हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे जाते हैं. पहला, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया. एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, जब हम ये चैप्टर पढ़ भी रहे थे, कि हम इस चैप्टर को एक ऐसे टाइम में पढ़ रहे हैं जब हमारे देश के सामने एक और केस आया है, विच इज द कैलकाटा डॉक्टर केस, एंड दैट प्रूव्स दैट नो मैटर कोई लड़की कितना पढ़ ले, कितनी अच्छी जॉब ले ले, है ना, ultimately when she is out of the house, when she even inside the house, but when she is on the road, when she is going to a workplace, she is never safe, है ना. anyways उस बारे में कभी और बात करेंगे. तो मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया. तो आप इसमें बोल सकते हो, पहला यू कैन टॉक अबाउट लिटरेसी रेट, कि लिटरेसी रेट जो है वुमेन का काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू मेन. दिस इज बिकॉज गर्ल्स आर नॉट सेंट टू स्कूल और दे आर आस्क्ड टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल आफ्टर हाई स्कूल व्हेन दे आर मैरिड ऑफ और आर एक्सपेक्टेड टू टेक केयर ऑफ देयर यंगर सिबलिंग्स. छोटे बच्चों का ध्यान रखने को उनको बोला जाता है. तो आपको लिटरेसी रेट हो गया. दूसरा है वुमेन हैव टू फेस हैरेसमेंट एट वर्कप्लेस वो जाते भी है, लेकिन वहाँ पर उनको सेक्सुअल, वर्बल, अलग अलग टाइप के हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है. डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे भी वो सेफ नहीं है ना. अनइक्वल पे, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट के बावजूद इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स, जैसे सिनेमा हो गया, कॉमर्स हो गया, वुमेन आर नॉट पेड इक्वल टू मेन बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी द ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली. ऐसा बोला जाता है वो कमा रहे हैं, अपने मन के लिए कमा रहे हैं, पर्स खरीदना है इसलिए कमा रहे हैं. दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज अ ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिली. ठीक है. तो सारे पॉइंट्स लिख सकते हो. कैन ऑल्सो टॉक अबाउट फीमेल फीटिसाइड, प्रेफरेंस ऑफ गर्ल्स ओवर बॉयज़, उसके सॉरी ऑफ बॉयज़ ओवर गर्ल्स, जिसके वजह से काफ़ी लड़कियों को जो है को पेट में ही, गर्भ में ही मार दिया जाता है. सो लो फीमेल लिटरेसी रेट, लो प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन पेड हाईली स्किल्ड जॉब्स, अनपेड वर्क ऑफ वुमेन इज नॉट वैल्यूड. औरत जो घर पे काम करती है, केयर गिविंग वर्क करती है, डोमेस्टिक काम करती है, उसको वैल्यू नहीं दिया जाता, उसके ऊपर कोई वैल्यू नहीं देते. क्राइम अगेंस्ट वुमेन, डिस्पैरिटी ऑफ सैलरीज एंड वेजेस फॉर द सेम जॉब, प्रेफरेंस ऑफ सन ओवर डॉटर एंड सेक्स सेलेक्टिव एबॉर्शन, जिसको फीमेल फीटिसाइड भी बोलते हैं. ठीक है. State different forms of communal politics with one example each. तो communal politics का one example is everyday, जहाँ पर आप स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिसेस का इस्तेमाल करते हो अगेंस्ट वन रिलीजियस कम्युनिटी, राइट. देन यू हैव अगली फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, जिसको राइट्स बोल सकते हो, चाहे वो गुजरात राइट्स हो, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हो. यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हाउ कास्ट इज यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू टू सपोर्ट के लिए, है ना, मोबिलाइज पीपल, टू मोबिलाइज पीपल
right? The desire to form a majoritarian dominance or a separate state. तो for example जम्मू एंड कश्मीर में separatist leaders हैं इस्लाम के who want a separate nation, है ना? All of these are examples of communalism. ठीक है? State how caste inequalities are still continuing in India. इंडिया में अभी भी कास्ट इनइक्वालिटीज कैसे कंटिन्यूड है? यहाँ पर आप बोल सकते हो इंडिया में आज भी जो मैरिजेस होते हैं दैट इज डन विद इन द कास्ट एंड इंटर कास्ट मैरिजेस आर स्टिल फ्राउंड अपॉन, है ना? सेकेंड पॉइंट आप बोल सकते हो कि अनटचेबिलिटी जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा एरियाज में स्पेशली रूरल एरियाज में डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बैनिंग अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रेवलेंट. और तीसरा है कि जो कास्ट इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती थी इन अर्लियर टाइम्स उसका इम्पैक्ट आज भी देखा जा रहा है बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन कास्ट एंड इकोनॉमिक स्टेटस. मोस्ट जो वी हैव वेल टू डू पीपल फ्रॉम ऑल कास्ट बट the proportion of upper caste is much higher in the well-to-do group than the people in the lower poverty line. जो lower poverty line वाले लोग हैं उसमें ज़्यादातर proportion scheduled caste, scheduled tribes और OBC के हैं. That proves that caste still has a huge strong link with economic status, है ना? जो पहले जिन ग्रुप्स को एक्सेस नहीं दिया जाता था एजुकेशन का, लैंड का, प्रॉपर्टी का, वो आज उसका इम्पैक्ट झेल रहे हैं. Okay, they are suffering that impact. ये हमने पढ़ रखा है जब हम चैप्टर कर रहे थे. State two reasons to say that caste alone cannot determine election results in India. कास्ट अकेले ही इलेक्शन रिजल्ट इसलिए नहीं कर सकता. हम ये इसीलिए बोल सकते हैं क्योंकि वन कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक कास्ट 100% नहीं होता, है ना? 100% नहीं होता है. वन कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज वेरीड नंबर ऑफ, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूएंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया दैट हैज अ मेजॉरिटी ओनली ऑफ वन पर्टिकुलर कास्ट. इट इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी कास्ट. तो पॉलिटिकल पार्टीज को उन सारे कास्ट को अपील करना पड़ता है ना? एक तो पॉइंट ये हो गया. दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ कभी भी एक कास्ट से एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं दिया जाता. नो पॉलिटिकल पार्टी हैज अ एंटायर वोट बैंक ऑफ वन कास्ट. विद इन कास्ट जो है काफी ज्यादा डिविजन्स होते हैं, women, rich, poor who vote for different political parties. तो वो जो caste votes है वो भी divide हो जाते हैं. So no single caste is a clear majority in any parliamentary constituency. No party can receive 100% of the votes from one single caste. उस caste के votes भी बट जाते हैं अलग-अलग political parties के बीच में. Clear? What is the status of women's representation in India's legislative bodies? तो आप लिख सकते हो कि women का representation in legislative bodies काफ़ी ज़्यादा dismal है. You know, in लोक सभा the percentage of elected women numbers has never reached 10%. 2024 में वो 13% reach किया था, but it is again back down. है ना? Their share is less than 5% in state level assemblies. But क्योंकि हमारे यहाँ women's reservation bill, आप यहाँ ये part लिख सकते हो if you want to make like your answer, you know, star वाला, कि women reservation bill जो आया था 2024 में, that promises reservation for women in state assemblies and national legislature. However, it is to be implemented in the next 10 years. So hopefully that will improve the position of women in decision making. उसके अलावा जो हमारे local bodies है, पंचायती level है, municipality है, वहाँ पर भी women को reservation दिया जाता है. 1/3 सीट उनके लिए रिजर्व किया जाता है. ठीक है? Mention any two constitutional provisions that make India a secular state. ये वाला जो क्वेश्चन है ना बच्चों, वर्ड टू वर्ड आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है. ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो यहाँ आप बोल सकते हो इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट. दैट मीन्स दैट नो रिलीजन इज बीइंग गिवन ऑफिशियल रिकग्निशन या ऑफिशियल प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट, है ना? पहला तो पॉइंट ये हो गया. सेकेंड आप लिख सकते हो कि एवरीवन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोपेस, प्रोपोगेट एनी रिलीजन दैट दे वांट. तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. आपको ऐसा कोई नहीं बोल सकता अच्छा तुम क्रिश्चियन हो हम तुम्हें नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा. राइट? डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज prohibited by the constitution. All right. चलो MCQ आ गए हैं. When we speak of discrimination, we usually refer to biological differences between men and women. नहीं. Unequal roles assigned by society to men and women. हाँ, यही जेंडर रोल है, जेंडर डिविजन है कि भाई आप मेल और फीमेल पैदा करते हो तो कुछ रोल्स आप असाइन कर देते हो मेन और वुमेन को. फॉर एग्जाम्पल यू विल से अरे यू नो ऑब्वियसली घर का काम है तो लड़की तो करेगी, बाहर का काम कर ले पर घर का काम एटलीस्ट आना चाहिए, एटलीस्ट शौक होना चाहिए लड़की को घर के काम के लिए.
कितना सुनती हूँ मैं ये। एनीवेज राइट, बाहर का काम है, कुछ मैनुअल वर्क है, कुछ चक्कर लगाने, तो एकदम बोलते हैं ऑफ कोर्स ये काम तो आदमी ही कर पाएगा, है ना। एंड बट अगेन क्योंकि वो कैलकाटा का केस मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा है, कभी कभी लगता है कि मे बी निकलो ही मत घर के। बट एनीवेज, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन in India, seats are reserved for women in panchayati raj bodies. Consider the following statement on the meaning of communal politics. Communal politics is based on the belief that one religion is superior to that of others. बिल्कुल सही। जो एक communal mindset का इंसान होता है उसे लगता है कि उसका धर्म बाकी धर्मों से जो है superior है। People belonging to different religions can live together happily as equal citizens. बिल्कुल नहीं, ये इंसान बल्कि ये सोचेगा कि अलग अलग धर्मों के लोग एक राष्ट्र में रह ही नहीं सकते साथ में। Followers of a particular religion constitute one community. हाँ, एक communal mindset को ये लगता है कि अगर आप एक धर्म के हो तो उस धर्म के वो सारे लोग एक ही प्रकार के होते हैं। State power cannot be used to establish the domination of one religious group over other. तो ये बिल्कुल नहीं है, बल्कि कम्युनल माइंडसेट वाले इंसान को ये लगता है कि स्टेट पावर का इस्तेमाल करना चाहिए डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने का अपने धर्म का। ठीक है, तो आंसर इज ए एंड सी, विच इज ऑप्शन सी, है ना। अगेन वर्ड टू वर्ड बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। Which among the following about the India's constitution is wrong? Prohibits discrimination on the basis of religion. Gives official status to one religion. ये तो नहीं होता ना, हमारा किसी को official status नहीं दे रखा है। Provides to all individuals freedom to profess any religion. Ensures equality of citizens within religious communities. So answer is option B. सोशल डिविजन बेस्ड ऑन डैश आर पेक्यूलियर टू इंडिया। अब यहाँ जेंडर, कास्ट और रिलीजन नहीं लिख सकते हो। अब जेंडर और रिलीजन के बेसिस पे समाज में जो डिफरेंस है वो तो पूरी दुनिया में देखने को मिलता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट काफी ज्यादा इंडिया के पेक्यूलियर है ना। पेक्यूलियर मतलब ओनली फाउंड इन इंडिया। ऑलराइट, मैच करना है हम लोगों को, लेट्स गो। अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन। क्या हुआ? हाँ, जल्दी से बता दो। ये तो हो गया आपका फेमिनिस्ट। अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द बेसिक प्रिंसिपल बेसिस ऑफ अ कम्युनिटी, तो कम्युनल माइंडसेट। अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, कास्टिस्ट। अ पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ हो गया सेक्युलरिस्ट। अरे वाह, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो these are your NCERT questions। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट चैप्टर के जो भी कार्टून्स है, जो भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, हम इस सेशन में अब उसको भी डिस्कस करने वाले हैं। मेक श्योर आप इस पार्ट को एंड तक देखो। एज आई टोल्ड यू, ये वाला जो कार्टून्स होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, बच्चे इसको नॉर्मली नेग्लेक्ट करते हैं, बट इस पे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, इसको मिस मत कर देना। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, पानी पी लेती हूँ। All right, let's go. Why are we discussing things like household work in this textbooks on political science? Is this politics? Why not? If politics is about power, then surely male dominance in the household should be considered political. क्यों पढ़ रहे कार्टून? क्योंकि कभी कभी ऐसे रैंडम असर्शन रीजन आ जाता है एंड यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। तो देखो, हम लोग, बात तो सही है, जो घरेलू बात है कि भाई पत्नी को काम करना पड़ रहा है, पति घर के बाहर काम करता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, दिस शुड नॉट बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ सिविक्स। होम साइंस का जो सब्जेक्ट होता है उसमें डालना चाहिए, भाई उसका प्रॉब्लम है। बट बेटा, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट पावर कहाँ पर है, और यहाँ जहाँ भी डोमिनेशन होगा वहां पर पावर की बात आती है, और जहां पर भी पावर की बात आती है वहां सिविक्स आ जाता है। अगला, मम्मी ऑलवेज सेज टू आउटसाइडर्स, आई डोंट वर्क, आई एम अ हाउसवाइफ, बट आई सी हर वर्किंग नॉन स्टॉप ऑल द टाइम। इफ शी डज नॉट वर्क, व्हाट एल्स इज वर्क? नाउ इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडिया में, वर्ल्ड ओवर में, जो हाउस होल्ड वर्क है दैट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी वर्क बिकॉज इट डज नॉट एड टू द GDP ऑफ द कंट्री। उसका कोई वैल्यू नहीं है बिकॉज इट इज नॉट प्रॉफिटेबल, इट डज नॉट अर्न यू मनी। ऐसा नहीं है कि बर्तन साफ करते हुए और खाना बनाते हुए मम्मी आपको बिल छाप देती है, भाई 500 रुपए दो, है ना, आज का तुम्हारा ये है खर्चा, राइट? तो इट इज नॉन मॉनेटरी, इट डज नॉट earn profit, it does not contribute to the GDP. That is why it is not considered valuable. But without women's work in the household, a lot of men will not be able to go out of the house and do their work. तो उनका contribution काफी है, and it is important कि हम उस काम को value दें और recognize करें। ठीक है,
अब यहाँ पर परसेप्शंस ऑफ द आइडियल वुमेन है, तो आप देख सकते हो कि आइडियल व्यूअर है ना, जो टीवी सीरियल बनाते हैं उनके लिए एक परफेक्ट औरत होगी, तो जो टीवी के सामने जो है गॉसिप करे और टीवी देखता रहे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। एक आइडियल ब्यूटी होगी जिसका इस तरीके का फिगर है ना, बिल्कुल ही हवा वाली फिगर। एक आइडियल हाउसवाइफ होगी जिसके बहुत सारे हाथ हैं, यू नो, नॉर्मली आप ये वाला इमेज देखोगे, आई एम अ मल्टीटास्कर, बच्चा भी पाल रही हूँ, ऑफिस का काम भी कर रही हूँ, किचन भी संभाल रही हूँ, मम्मी पापा का ख्याल भी रख रही है, आई मीन इतने सारे काम। उसको बोला जाता है ओ दिस इज एन आइडियल वुमेन, बट एक्चुअली दैट्स नॉट एन आइडियल वुमेन। वो सारे रोल्स जो है सोसाइटी, समाज औरत पे थोपती है ना, औरत से एक्सपेक्टेशन है कि वो मल्टीटास्क करे, बट क्यों करे, क्यों करे, है ना, आदमी उसे तो नहीं है ये। ऑल राइट, एनीवेज आगे टू प्रोस्पेक्टिव इन लॉज जो है, जिसे जहाँ शादी हो रही होती है, उनके लिए एक आइडियल औरत होती है जो बहुत सारा डाउरी लाए, बहुत सारा पैसा लाए, टीवी लाए, फ्लैट लाए अपने साथ, राइट। और एक आइडियल एम्प्लॉई होता है, यहाँ पर फूल का गुलदस्ता बनना है, जो हमेशा फूल की तरह हंसता रहे, स्वीट रहे, है ना, कभी भी आर्ग्यू ना करे, right? So discuss all these perceptions of ideal women that are prevalent in society. Do you agree with any of these? तो आप लिख सकते हो no, I don't agree with any of these because all of these are roles that are that are given by society to women. औरतों को ये सारे रोल समाज ने दिया है ना, that is not fair that they have to multitask and be all of these things just for society. It is not possible to agree with any one perspective. In my view, women should not be tied to an image of an ideal woman, है ना? ओके, now इस पे जो है गाइस बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन भी आ चुका है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से इसको देखना। यहाँ पर आपको बता रखा है कि क्या वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है थ्रू आउट द वर्ल्ड इन पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो आप देख सकते हो इंडिया का तो बहुत ही कम है, 10.8%, इंडिया की तो बुरी हालत है। बट इवन अमेरिका और यूरोप, है ना, विच आर कंसिडर्ड एज डेवलप्ड कंट्रीज, वहां पर भी वुमेन का पार्टिसिपेशन मैक्सिमम 22% तक जा रहा है, विच इज प्रिटी लो कंसिडरिंग 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज विमेन होते हैं, राइट। एंड नॉर्डिक कंट्रीज में इट इज 42%। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2023 के पेपर में और 2024 के पेपर में भी अलग टाइप से, कि इनमें से कौन से कंट्रीज में वुमेन रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा है। तो नॉर्डिक कंट्रीज की जगह में आया था स्वीडन। तो यू शुड नो कि नॉर्डिक कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे नॉर्वे, स्वीडन, ये सारे कंट्रीज में काफी ज्यादा वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है, ठीक है। Alright. अच्छा, क्वेश्चन भी है, could you think of some reasons why women's representation is so low in India? हमारा रिप्रेजेंटेशन इतना लो क्यों है? क्योंकि हमारी काफी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, हमारे यहाँ जो है वुमेन आर नॉट कंसिडर्ड फिट फॉर पब्लिक लाइफ बिकॉज ऑफ सर्टेन स्टीरियोटाइप्स दैट वुमेन आर केयर टेकर, दे शुड स्टे एट होम। उनका लिटरेसी लेवल काफी लो है, दे आर नॉट सेंट टू स्कूल, या दे आर ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल एट अ वेरी at a very small age, young age. Society thinks that politics is not a profession for women and political parties भी tickets नहीं देते हैं औरतों को, and that is why they are not able to contest elections. यहाँ लिखा है कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका एंड यूरोप, डू यू थिंक दैट अमेरिका एंड यूरोप हैज अचीव्ड द सैटिस्फैक्टरी लेवल ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन? तो नहीं, उनका भी 22% है, विच इज वेरी लेस कंसिडरिंग दैट हाफ आवर पॉपुलेशन इज वुमेन, राइट। If casteism and communalism are bad, what makes feminism good? Why don't we oppose all those who divide society or any lines caste, religion or gender? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, तो हाँ, तो यहाँ क्वेश्चन अलग है कि एक इंसान ये कह रहे हैं कि अगर हम कास्ट के बेसिस पे समाज को डिवाइड करते हैं, रिलीजन के बेसिस पे समाज को डिवाइड करते हैं और उसको हम बुरा बोलते हैं, तो जेंडर के बेसिस पे भी तो फेमिनिज्म यही कह रहा है कि जेंडर के बेसिस पे हमें समाज को डिवाइड नहीं करना चाहिए, मतलब नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। देखो यार, कास्ट और कम्युनल बेसिस पे जब हम डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को डिवाइड कर रहे हैं फॉर आवर ओन बेनिफिट, है ना। दैट इज की पॉलिटिकल पार्टीज ये कर रही है सो दैट उनको वोट्स मिले, उससे लोग जो है और डिवाइड हो रहे हैं। बट जेंडर डिविजन का एक्सप्रेशन जब होता है कि भाई वुमेन को रिजर्वेशन दो, तो आप एक बैकवर्ड और एक बहुत ज्यादा ऑप्रेस्ड कम्युनिटी को आगे लाने की कोशिश कर रहे हो। इट इज कंसिडर्ड टू बी गुड बिकॉज इट डजंट यूज जेंडर डिविजन टू डिवाइड पीपल बट टू यूनाइट देम, मेकिंग देम रियलाइज दैट डिस्पाइट पॉलिटिकल बायोलॉजिकल डिफरेंसेस एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वल एंड एवरीबॉडी शुड बी गिवन इक्वल राइट्स। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन, गिव मी 1 सेकेंड।
ठीक है, आई थॉट मैं पॉज कर लेती हूँ वीडियो को, बट छोड़ो. ओके, द कार्टून ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई वुमेन्स रिजर्वेशन बिल हैज नॉट बीन पास्ड इन द पार्लियामेंट. डू यू एग्री विद दिस रीडिंग? तो यहाँ पर बच्चों अभी तो वुमेन रिजर्वेशन बिल टेक्निकली पास हो गया, ऑल्दो उसको 10 साल लगेंगे, है ना, इम्प्लीमेंट होने में. बट अगर आपको ये क्वेश्चन आए तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर औरतें जो है अंदर आना चाहते हैं, वुमेन रिजर्वेशन बिल पास कराना चाहते हैं, बट पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसको रोक रही है क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट नहीं है, कंसेंसस नहीं है. राइट, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके बीच में इसलिए कंसेंसस नहीं है क्योंकि क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का ये मानना है कि अगर हमने वुमेन रिजर्वेशन बिल कराया तो ज्यादातर अपर कास्ट वुमेन और अमीर वुमेन जो है पार्लियामेंट में आ जाएंगी. कुछ लोगों का कहना है उसका कोई फायदा नहीं है बिकॉज दे विल बी कंट्रोल्ड बाय द मेन ऑफ द फैमिली. बट एनीवेज व्हाटएवर इट इज, मतलब दैट दोस आर द आर्ग्यूमेंट्स जो दिए जाते हैं. I am not religious. Why should I bother about communalism and secularism? बेटा, it doesn't matter अगर आप religious नहीं हो. Communalism and secularism are foundations of society. अगर हमारा secular mindset नहीं होगा, communal mindset होगा, है ना. If you're not religious, it means that you don't believe in God. Communalism एक ऐसा phenomena है जो थोपता है आपके ऊपर धर्म. And if you do not follow that mindset, then you can also be discriminated. ठीक है, इसलिए it's important कि as a society we respect all religions equally. राइट, तो यहाँ पर आपको कार्टून दिया हुआ है वोट बैंक ऑफ इंडिया. डू यू थिंक दैट पॉलिटिकल लीडर्स आर राइट टू ट्रीट पीपल बिलोंगिंग टू अ कास्ट एज वोट बैंक? तो अलग अलग कास्ट है ना. यहाँ पर एक तरीके से दिखा रखा है कि भाई इसका वोट बैंक है, SC ST के वोट्स तो इसी को मिलेंगे, है ना, यादव के वोट्स तो इसी को मिलेंगे, राजपूत के वोट्स तो इसी को मिलेंगे. तो दिस इज अ रॉन्ग वे टू डू पॉलिटिक्स, है ना, बिकॉज इट डिवाइड सोसाइटी एंड इट ऑल्सो मेक श्योर कि पीपल डिवाइड द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ठीक है, सो द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वोट बैंक बेस्ड ऑन कास्ट विल डिवाइड सोसाइटी इनटू डिफरेंट पॉलिटिकल ग्रुप्स. और पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा डर्टी पॉलिटिक्स खेलते हैं इन ऑर्डर टू विन इलेक्शंस. ऑलराइट, ओके, so as I told you guys, आगे these are all your in-text questions जो इस चैप्टर के हैं. Now before you look at homework questions, जल्दी से हम लोग आखिरी का जो मैं कहती हूँ 2 दिन एक्स्ट्रा जो आपका सेल बढ़ाया है, 2 more days. I hope आप लोग इसका फायदा उठाओ. जो हमारा आकार बैच है दैट इज नाउ फॉर 999 रुपीज फॉर 2 more days. इफ यू वांट टू ज्वाइन जल्दी से ज्वाइन कर लो. उसमें हम सब पढ़ाते हैं आपको पूरा क्लास 10 का सिलेबस, आपका प्री बोर्ड रिविजन, आपका मिड टर्म रिविजन, आपका फाइनल एग्जाम रिविजन, आपको फ्री में नोट्स देना, फ्री में रेफरेंस बुक्स देना, लंबा डे स्क्रीन पे पढ़ाना, आपके डाउट सॉल्व करना. All of this is available, on the आकार बैच. So make sure कि आप आकार बैच को ज्वाइन करो. ठीक है, उसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं जिसका डिस्काउंट है, नीचे लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक करके डिटेल्स भर के ज्वाइन कर सकते हो. Alright, let's look at today's homework. Which of the following social reformers fought against the caste system? Arrange the following events in correct sequence. ये काफी अलग सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ के आंसर देना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कम्युनल. अच्छा, दिस वी जस्ट डिड, तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व इट. ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही गाइस. आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा. सॉरी फॉर ऑल द डिस्टर्बेंस. डू नॉट फॉरगेट टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल. और भी चैप्टर्स के वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे मिलते रहेंगे. दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट. बाय बाय.